सारा बानो, प्रोग्राम है स्वीट होम शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। यही मंगल का दिन और यही हमारा एफएम का स्वीट होम शो। जी हाँ जी, मेरे साथ बातें होती रहती हैं आप लोगों के साथ पूरी मेडिकल के हवाले से। लेकिन थोड़ा सा बता दी चलूँ, कल थी 31 मई और 31 मई को था वर्ल्ड टोबैको डे, जो कि मनाया तो बहुत ज़ोरों शोर से जाता है, लेकिन टोबैको को कोई नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता, कैसे नहीं छोड़ता, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, द वर्ल्ड मिल्क डे। अरे वाह भाई, दूध का भी दिन, आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन भाई दूध का कोई दिन नहीं होता, दूध के सारे दिन होते हैं, क्योंकि सब दूध बड़े शौक से पीते हैं और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अलावा मैं पढ़ रही थी कि आज ग्लोबल पेरेंट डे भी है, मगर मेरे हिसाब से ना दूध का कोई दिन होना चाहिए ना पेरेंट का कोई दिन होना चाहिए। तो रोज़ ही हमारे साथ होते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बल्कि बहारें हैं हमारी ज़िंदगी की। स्वीट होम शो में जब हम बात करते हैं तो होम की बातें आती हैं और लोग कहते हैं कि तो स्वीट होम शो है। लेकिन स्वीट होम शो जब स्वीट बनता है, जब आपकी जान सेहतमंद है, यानी जान है तो जहान है। और इसीलिए हम आपकी बातें करवाते हैं अच्छी पर्सनैलिटीज़ से, और ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनका ताल्लुक जो है किसी न किसी स्पेशल फील्ड से होता है और अपनी ज़ात में एक अंजुमन होते हैं। बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं और ज़िंदगी भर का उनका निचोड़ होता है जो वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमेशा की तरह आज भी मेरे शो की मेरे बज़्म में मौजूद हैं एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एक ज़बरदस्त डॉक्टर। और इनकी स्पेशलिटी जब मैं आपको बताऊंगी तो आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? इसलिए कि पिछले 2019 दिसंबर से हम अपने नाकों की बातें बहुत करते हैं, यानी नाक की बात बहुत होती है। भाई नाक को कवर करो और मास्क लगाओ, ये करो। तो जो आज के डॉक्टर साहब हैं वो भी नाक से रिलेटेड हैं, यानी ENT स्पेशलिस्ट हैं, ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम उनसे भर भर के पूछेंगे कि जी ये कोरोना से हम कैसे अच्छे तरीके से बच सकते हैं। हालांकि हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद होती है तो हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ हम उनसे लें। तो आज मेरी बस में मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार सिंगानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिंगापुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट ENT हैं, इसके अलावा मशहूर हॉस्पिटल में OPD भी करते हैं और आपके साथ एक ज़िंदगी का तजर्बा लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे शो में आए, हमें इतना सारा टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल के इतने वबा के दौर में डॉक्टर्स इतने मसरूफ़ हैं, फ्रंट लाइन हैं, उनके लिए टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन आपने हमारे लिसनर्स के लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम FM 101 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया ताकि मैं लोगों को कुछ बातें बता सकूँ और इस एयर नोज़ एंड थ्रोट से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, नाक कान गले की जो बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करूंगी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इतनी सारी फील्ड्स हैं मेडिकल में, वाई ENT, क्यों नाक कान गले का ही डॉक्टर बनना पसंद किया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैंने जब मेडिकल कॉलेज में था, जब मैं डॉक्टर बना, तो मैंने देखा कि काफ़ी एयर नोज़ थ्रोट के काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं और हर कोई पेशेंट जो है ना, कोई किसी ना किसी ताल्लुक से, कोई कान का मसला होता है, नाक का मसला होता है, गले का मसला होता है, एलर्जी का मसला होता है। तो वेरी कॉमन डिजीज़ थी। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस फील्ड में जाऊं ताकि मैं लोगों को इस बारे में मज़ीद ट्रीट कर सकूं कि ये रोज़मर्रा की जो बीमारी हैं इसको हम सही तरीके से मैं ट्रीट कर सकूं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब नाक कान गले की बात हुई तो स्पेशली, वैसे तो देखें ज़रा सा वेदर चेंज होता है, नज़ला होता है, नाक के थ्रू ही सारी अटैक, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जो इतनी फोर फ्रंट पे कि हर चीज़ इसके अंदर इनहेल हो रही होती है और इसका पहला टारगेट जो होता है हमारा गला और फिर लंग्स होते हैं। तो कोरोना जब आया तो हम इसी को पैक कर दिया गया, पहले मास्क की सूरत में, फिर हम डॉक्टर्स ने तो शील्ड्स भी पहनी और बहुत सारे। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा, लोगों ने नकाब लगाकर भी कोशिश की कि इसको मास्क का भरम दे दें। तो हमारे लोगों को बताइए कि मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, नोज़ को प्रोटेक्ट हम क्यों करते हैं, स्पेशली कोरोना और इन जनरल? अच्छा देखिए, मास्क का पहनना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये थ्रू ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है, अगर कोई सामने आपके मरीज़ या कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन बैठा हुआ, अगर वो खांसता है ज़ोर से, तो इसके मुंह से ये जरासीम बाहर निकलते हैं, या वो छींकता है तो इसकी जो सीक्रेशंस होती है इसमें भी ये वायरल होते हैं,
जरासीम होते हैं जो फ़ौरन हवा में स्प्रेड करते हैं और फैलते हैं। तो इसलिए हम ये होता है कि मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट आपके सामने खांस ले तो आप कम से कम प्रोटेक्ट हो जाएं, क्योंकि नाक के थ्रू ये इन्फेक्शन हमारे हलक में जाता है और ये लंग्स में जाता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें जहाँ भी बाहर निकलें, कोई भी रश वाली जगह पे, जैसे मार्केट हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, कहीं भी जाए मास्क का इस्तेमाल करें। तो इससे हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं और हमें फिर जो है डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क पर तो बड़ी आजकल एक नेगेटिव वो भी चल रही है कि ये मुस्तकिल इस्तेमाल करने के बाद जब यही सांस आपके मुंह में वापस जा रही होती है तो आप मजीद बीमार, इस पर क्या आप बताएंगे हमें? नहीं, ऐसे देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं ये हमारे प्रोटेक्शन शील्ड होती है जो हमें बचाती है। और हम ये जो ऑक्सीजन जैसा भी ऑक्सीजन लेते हैं और जब एक नाक से सांस बाहर निकालते हैं तो साइडों से रास्ता होता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है वो निकल चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम इससे मज़ीद बीमार हों, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है कि हम इसको रेगुलर इस्तेमाल करें और इसकी हम एक प्रैक्टिस कर लें कि भाई हमें मास्क के बगैर कहीं निकलना नहीं है, ताकि इससे हम मज़ीद प्रॉब्लम से बच सकें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करते रहें, मास्क पहने रहें और 6 फीट का फासला रखें और जो नेसेसरी हिदायत दिन रात आपको बताई जाती हैं उस पर अमल करें, बजाय इसके कि आप वायलेशंस गिरें और अपने लिए और साथ साथ दूसरों के लिए ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मास्क भी बड़ी वैरायटी है। जब हम किसी ब्रांडेड शॉप में कपड़े लेने जाते हैं तो मैचिंग के मास्क मिल रहे होते हैं। अब मतलब हमने इस चीज़ को भी बड़ा लाइटर मोड में लिया है। मैंने देखा है कि आजकल जितने डिजाइनर सब लोगों ने अपने अपने स्टाइल से मास्क बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर वो माशाल्लाह तहजीब और सकाफत को मद्देनजर रखते हुए अजरक के भी मास्क बने। अजरक के मास्क और मुख्तलिफ डिजाइन के होते हैं। तो क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है? मेरा ख्याल है, देखिए ऐसा है कि जिसमें जो सर्जिकल मास्क होते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये जो ग्रीन वाले होते हैं, ग्रीन वाले होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसमें लेयर्स होती हैं, खास किस्म के फिल्टर्स इसमें लगे होते हैं जो हमें जरासीम से बचाते हैं। ठीक है ना। हम आप ऑर्डिनरी मास्क जैसे कपड़े का आपने बांध लिया तो उसमें इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती है। उस मास्क में और आपके नकाब में कोई फ़र्क नहीं है, तो उसमें इतना प्रोटेक्शन नहीं जितना सर्जिकल मास्क में होता है। अब जैसे हम ऑपरेशंस करते हैं तो खास किस्म के मास्क यूज़ करते हैं ताकि जरासीम ना लगे, या हमारा कोई हम लोग खांसते छींक लें तो मरीज को जरासीम ट्रांसमिट ना हो। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये सर्जिकल मास्क है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये जो डिज़ाइनर बनाते हैं। अब जारी बात औरतों की मजबूरी होती है, वो दावतों में जाती हैं तो मजबूरन नहीं तो जान से ज्यादा मेरा तो ख्याल है कि आई थिंक बल्कि मैं तो सर्जिकल मास्क भी डबल करके यूज करती हूँ ताकि ये ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर पसीना होता है हमें भी, बाहर कहीं निकल रहे हैं तो वो भी कवर करता है। प्लस ये कि मैं औरतों से भी ये कहूँगी, अगर बहुत शौक आ रहा है डिजाइनर मास्क का, लेकिन अंदर आप सर्जिकल मास्क। हाँ बिल्कुल सही आइडिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब कि अंदर सर्जिकल मास्क लगा लें, ऊपर ये लगा लें तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। खर्चा भी वसूल हो जाएगा मियाँ का और आपकी शौक भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हम आपके मुंह से, इतनी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ है आपकी, हमें बताइए कि ये वैक्सीनेशन जो है ये कैसी हैं? अच्छा देखिए, वैक्सीनेशन क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है कि ये जैसे बच्चे जब पैदा होता है इसके बाद जो उसको वैक्सीनेशन होती है ताकि बीमारियों से बच सके। तो उसमें क्या होता है, ये जितनी वैक्सीन होती हैं, एक किस्म के डिफरेंट टाइप की वैक्सीन होती हैं जिसमें ये वायरस, डेड वायरस इंजेक्ट करते हैं या इनके जो सेल्स इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाए। फिर जब कभी भी ये वायरस हम पे अटैक होता है तो हमारे में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ एक्चुअली खास किस्म के सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जितनी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में अच्छी होंगी, ज़्यादा तादाद में होंगी, इतने अच्छी तरीके से हम वो डिजीज़ के खिलाफ फाइट कर सकेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए और इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। आजकल हम पढ़ रहे हैं फेसबुक वगैरह पे, हम देखते हैं कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा वैक्सीनेशन के मुतालिक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई वो फलां वैक्सीन करा ली तो ये हो गया, या 2 साल में आप मर जाएंगे। तो मतलब मेरा ख्याल है जहाँ तक हम मुसलमानों का तो ये ईमान है कि हमारी मौत उसी वक्त आनी है जब हमारे रब ने लिखी है। अगर इस तरह लिखी है तो यही सही। हम अपने तौर पर अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की, रेस्ट इज अश्योर्ड वाली बात होती है। आप क्या कहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है देखिए हमें एहतियात करनी चाहिए और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि आप जब किसी ने साहबी ने से कहा है कि मेरा ऊँट अगर सहरा में खो जाए तो उन्होंने कहा आप इसको बांध के रखें, फिर अल्लाह पे आप तवक्कल करें। ये ना कि आप खुला छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कल करें। तो हमें भी अल्लाह पे तवक्कल करनी चाहिए, हमें भी अपनी तरफ से एहतियात करनी चाहिए और वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और मेरा ख्याल है जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है बिल्कुल गलत है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को जो तरह तरह के लोगों के जहनों में बातें डाली हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि आज के इस टाइम में
जब पे कोविड इतना फैल रहा है हमें वैक्सीनेशन करानी चाहिए ताकि हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाए। अच्छा, ये बाद लोगों को ये होता है कि जी मैंने वैक्सीनेशन कराई लग मुझे कोरोना नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए वैक्सीनेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और अभी कभी आपको वायरस अटैक करता है कोरोना का तो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज होते हैं उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन आप बीमार होते हैं लेकिन इतने शदीद नहीं होते, सपोर्टिव होते हैं कि आपको खुदा न करे वेंट पे जाना पड़े। तो एंटीबॉडी वैक्सीनेशन से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल इसके बाद भी हमें दूसरी SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है वैक्सीनेशन करने के बाद। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं कि आप वैक्सीनेशन करा लें आप समझे जी मैं बिल्कुल ही हर तरह का आज़ाद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको फिर भी जब तक ये वबा है, हमें नहीं मालूम ये वबा कब तक रहती है, हमारे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये बीमारी को ख़त्म कर दे और हम सब लोग वापस अपने रूटीन पर आ जाएं। तो मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन कराने के बाद भी हमें एहतियात करनी चाहिए, मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, और कोशिश करनी चाहिए कि क्राउडी प्लेस पे हमें अवॉइड करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और वैक्सीनेशन के मुताबिक जितने जो एम्बिग्यूटीज़ और प्रोपेगेंडा जितना चल रहा है उसको कवर करने में जितनी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही और जितनी अच्छी मिसाल दी आपने डॉक्टर साहब, वो वाकई समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। और ये भी ना समझें कि वैक्सीनेशन के बाद आपने जो है वो पोपाई द सेलर की तरह स्पिनिच खा ली, अब आप ताकतवर हो गए। वही कि आप में कम से कम इम्यूनिटी इतनी हो जाती है कि आप कम से कम खुदा ना करे अगर आपको वापस भी हो तो आपकी बॉडी कम से कम उसको डिफेंड कर सकती है, उसको आपको सेव कर सकती है। बिल्कुल, ये भी एक तरह से देखा जाए तो SOPs का पार्ट हो गया है वैक्सीनेशन भी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आपकी एक्सपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहले हम आपसे नोज़ के मुतालिक बात, मेरे पास तो अपने ज़ाती बहुत सवाल हैं क्योंकि मैं खुद OPD करती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, मेरे पेशेंट्स से हवाले से भी बात है, लेकिन मेरे मैसेजेस भी बहुत मेरे अपने पर्सनल मोबाइल पे भी आए क्योंकि मैं आपके आने से पहले आपका कार्ड सर्कुलेट करती हूँ, फिर हमारे FM पे, फेसबुक पे, पेजेस पे लगा हुआ होता है, कॉल्स भी हम ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कॉल्स भी होंगी और SMS तो आते ही रहते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई भी जब भी वेदर चेंज होता है, जैसे मैंने शुरू में सवाल किया था, तो हमारा नाक सबसे पहले मुतासर होता है, या थोड़ी सी गर्मी होती है तो हम ठंडा गर्म लेते हैं, आइसक्रीम है, ये इसके बगैर गुजारा होता नहीं है हमारा, या जूसेस पी ली, कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सीधा जाके गले में बैठती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं कि बेचारे ने सिर्फ सूंघ लिया या एक बाइट या एक कुछ भी चख लिया और वो अफेक्टेड हो। तो ऐसा ये क्या इम्यूनिटी किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होती है? अच्छा देखिए, इसमें क्या ये एक्चुअली एलर्जी होती है। एक्चुअली बाज़ लोग जो है एलर्जी इस टाइप ऑफ डिजीज़ होती है जो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। जैसे ये बाज़ दफ़े फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिकली भी चलती है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, तो इनके अंदर इस तरह के सेल्स हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जब भी वो चीज़ से एक्सपोज होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है और उनको रनी नोज, स्नीजिंग और फिर गला ख़राब होता है। सही। तो मेरा ये, मैं ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो बेहतर है उस चीज़ से अवॉइड करें। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप जितना एहतियात करेंगे तो आपको जो है उस चीज़ का अटैक नहीं होगा। सही, मगर बच्चे है ना डॉक्टर साहब, नहीं रहा जाता उनसे बगैर आइसक्रीम हो, या कोई दावत में चले गए या कोई बाजार में निकले, तो या सच्ची बात है गर्मी देख के बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं रहता। मेरे जैसे शरीफ तो बहुत कम होंगे जो गर्मियों में भी ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन आप देखें कि लोग एकदम यह ठंडा पानी पी रहे हैं। अच्छा, ये मेरे ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो एलर्जिक है, हर एक के लिए नहीं भाई, ठीक जाहिर बात है गर्मी है, आपको ठंडा पानी भी पीना होता है, जाहिर भाई आइसक्रीम भी खा दावत में जाते हैं तो आप 100% तो वो नहीं कर सकते। सही। लेकिन मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनका ये मसला होता है, अगर वो एहतियात कर लें, साथ मेडिसिन भी ले लें, तो इंशाल्लाह ऐसे कोई मसले की बात नहीं, वो सही हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये DNS क्या होता है? डेविएटेड नेवल सेप्टम। ये होता है, ये नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन होता है, इसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये इट इज़ आप जितने मैंने ये देखा है कि काफ़ी मरीजों को मैं नोज़ एग्जामिन करता हूँ, जब पेशेंट मेरे पास आते हैं नेजल प्रॉब्लम लेकर, तो जब मैं इनका नोज़ एग्जामिन करता हूँ तो थोड़ी बहुत हड्डी टेढ़ी होती है। समटाइम इट इज़ नॉर्मल भी होता है ना, मतलब ये हमारे यहाँ तो मिलता ही है, वेरी कॉमन, इज नॉर्मल होता है। तो हम अमूमन जो डेविएटेड बहुत ज़्यादा ग्रॉसली अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो, जिससे मरीज देखा है कि डॉक्टर साहब मैं सांस नहीं ले सकता हूँ, मैं सो नहीं सकता हूँ, और सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो रहा होता है, सर भारी होता है, तो है ना, उस कंडीशन में जो इसकी नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी होती है, तो फिर हम इनको मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट है वो हम एडवाइस करते हैं। सही। और इन ट्रीटमेंट में डॉक्टर, और हर नाक हड्डी का ट्रीटमेंट ये नहीं कि आप सर्जरी करवा लें, वो करवा लें। नॉर्मली हड्डी थोड़ी टेढ़ी भी होती है, लेकिन वो नॉर्मल वेरिएशन होती है,
जिसको हम यूजुअली इतना बॉदर नहीं करते। अच्छा, उसे आप फिर मेडिसिन से हाँ, मेडिसिन से अगर कोई सिम्टम नहीं है तो बाद तो हम लोग पेशेंट को मेंशन ही नहीं करते कि आपकी नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी है। अच्छा, वैसे शरई हिसाब से भी हमें ये एडवाइस है ना कि सोने से पहले अपना अच्छी तरह वजू करना, तो उसमें आपका नाक अच्छी तरह साफ करना ताकि आप, तो उस हिसाब से भी देखा जाए डॉक्टर साहब, तो ये आप क्या कहते हैं कि क्या स्टीम लेना या नाक को किस हद तक साफ करना चाहिए ताकि आपको ये आगे रात में सोने में प्रॉब्लम ना हो? अच्छा देखिए, नॉर्मली हम जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो हम अच्छी तरह वजू कर लें तो उससे भी हमारा नाक काफ़ी साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सही। और हमें स्टीम लेने की ऐसा कोई ज़रूरत इतनी नहीं है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से स्टीम लें। हाँ, स्टीम के भी कुछ फ़ायदे हैं। अगर आपको इसका कोई प्रॉब्लम है, अगर चेस्ट में कंजेशन है या आपके चेस्ट में लंग्स में बलगम भरा हुआ है, थिक है, वो आपसे बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप उस टाइम पर स्टीम लें ताकि वो लिक्विफाई होकर ईजिली क्लियर आउट हो जाए। लेकिन ये नहीं कि आप रोज़ाना जी नाक के मैं हाइजीन के लिए स्टीम ले रहा हूँ। आई थिंक ऐसा कोई इसका स्टीम का ऐसा कोई इतना रूल नहीं है, अनलेस के कोई अगर आपको चेस्ट डिजीज़ हो या कोई प्रॉब्लम हो सही, तो फिर आप स्टीम ले सकते हैं। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे स्टीम लेने में कोई ममानियत तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, मेरा ख्याल रेगुलर भी लेने कोई नुकसान नहीं है। जैसे हम मजे वो कहते हैं ना कि आप अगर नेबुलाइज बहुत ज्यादा करते हैं तो फेफड़ों में पानी भरने का थोड़ा सा एक खदशा सा होता है। नेबुलाइज भी देखिए अननेसेसरी नहीं करना चाहिए अनलेस की कोई इंडिकेशन हो जी। इसी तरह स्टीम के लिए भी अगर कोई इंडिकेशन है, अगर आपको खांसी है, वो खांसी सही नहीं हो रही है, ड्राई इरिटेटिंग कफ है, ठीक है, तो आप स्टीम ले सकते हैं। सही। लेकिन एज सच कोई अपने पर पाबंदी नहीं करना कि जी मुझे रोज इतना स्टीम लेना लाजमी है। सही। हमारे पास यहाँ 4471 पर 2 मैसेज भी मौजूद हैं, वो भी हम पढ़ेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे, वो भी बात करेंगे, और इसके अलावा फिर आगे हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ लाइव कॉल के शुरू शामिल हो सकते हैं। 99231963 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कराची से हैं तो, और कराची से बाहर से हैं तो 021 का कोड ज़रूर डायल कीजिएगा। इसके अलावा मैसेज कर सकते हैं 4471 पर। आप में मोबाइल के मैसेज ऑप्शन में जाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 के लिखिए, स्पेस लिखिए, अपना मैसेज लिखिए, अपना सवाल लिखिए और से भेज दीजिए 4471 पर। अभी मेरे पास जो मौजूद है उन्होंने लिखा है क्या एडिनॉइड्स क्योरेबल है? अच्छा, एडिनॉइड्स पे तो मेरा बहुत बड़ा एक पूरा चैप्टर है वो लेकिन चैप्टर आप सिर्फ अभी ये जवाब दीजिए कि क्योरेबल है या नहीं। अच्छा देखिए, एडिनॉइड्स जो होते हैं ना, ये हमारे टिश्यू होते हैं, वी कॉल इट लिम्फॉइड टिश्यू। ये हमारे नाक के पीछे के हिस्से में होते हैं और ये सबके होते हैं, जितने इंसान है सबके लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, ये बच्चों में होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये ख़ास किस्म के सेल्स बनाते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सही। तो ये बच्चों में होते हैं और जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ बढ़ती जाती है वो खुद ही खुद रिग्रेस हो जाते हैं। अच्छा। तो अमूमन 80-90% बच्चों में ये एडिनॉइड खुद ही रिग्रेस हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली कि जैसे शुरू में इनकी साइज़ बड़ी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, इसकी ग्रोथ होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली एडिनॉइड रिग्रेस हो जाते हैं। कुछ % बच्चों में एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम होता है तो उसको हम डील करते हैं, लेकिन एज सच हर एडिनॉइड्स को डील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ अगर एडिनॉइड्स बड़े हुए हैं जिसकी वजह से बच्चे के बोलने में, स्पीच में मसला है, वो बहुत प्रेशर दे के बात कर रहा है, आवाज़ भी बदल गई है, तो उस सूरत में अच्छा देखिए, जब एडिनॉइड्स जब बढ़ जाते हैं ना, एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाते हैं ना, तो पेशेंट जो बच्चे की जो कंप्लेन होती है स्नोरिंग की, मतलब खराटे लेना, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये मुंह खोल के सोता है, खराटे बहुत लेता है, बेचैन बहुत सोता है, ठीक है, खांसी होती है उसको, और सम टाइम कहते हैं डॉक्टर साहब इसको सुनाई कम देता है, तो हम इसके ख़ास एक्सरे करा के देखते हैं। अगर एडिनॉइड्स बहुत एनलार्ज हो कि वो नाक के पीछे के हिस्से को बिल्कुल ब्लॉक कर दें जिससे बच्चा सांस नहीं ले सकता है, तो इसको हम पहले हम कुछ लोग हैं वो एंटी एलर्जिक हैं, कुछ ड्रग्स देकर देखते हैं कि उससे वो रिग्रेस हो जाए। अगर उससे नहीं होते हैं और बच्चे को परसिस्टेंस प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से बच्चों का फेस का शेप खराब हो जाता है, वो टिपिकल इनके दांत बाहर आ जाते हैं, वी कॉल इट एडिनॉइड फेसेस। ये टिपिकल बच्चे की अपीयरेंस होती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि इसको निकाल दिया जाए, इंस्टेड कि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करें। वो बच्चे को हार्म कर रहे होते हैं, इसकी समात को अफेक्ट कर रहे होते हैं, खांसी हो रही होती, सो नहीं सकता बच्चा, इरिटेट बहुत होता है, सही, और काफ़ी डिस्टर्ब स्लीप होती है। अच्छा, तो उस सूरत में हाँ, फिर मतलब हर एडिनॉइड्स को ट्रीट नहीं किया जाता है, वो एडिनॉइड को ट्रीट किया जाता है जो वाकई प्रॉब्लम कर रहे हैं या बच्चे को की सेहत का आप क्या कहते हैं कि जैसे वक्त के साथ साथ अगर एडिनॉइड श्रिंक हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो जो बच्चे की स्पीच में ट्रबल्स होते हैं वो भी वक्त के साथ बेहतर हो जाते हैं या वो आदत पड़ जाती है? अच्छा देखिए, क्या होता है कि जब एडिनॉइड्स एनलार्ज होते हैं तो बच्चे की स्पीच तो थोड़ी सी अफेक्ट होती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसका स्नोरिंग का होता है,
कान का मसला होता है, तो एडिनोइड निकालने के बाद वो सारे मसले इसके हल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर वो एडिनोइड की वजह से कुछ स्पीच का मसला होता है तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। सही। तो क्या आप उनको स्पीच थेरेपी की भी फिर नहीं एडवाइस करते हैं? नहीं, उसमें हम लोग एडवाइस नहीं करते। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए तो ये अलग फील्ड होती है। जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या वो जो लेट बोलते हैं, आते हैं बास पेशा, हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर साहब अभी तक 4 साल का बोल नहीं रहा सही तरीके से, सही। कुछ अल्फाज बोलने पर, फिर हम इनको स्पीच थेरेपिस्ट को रेफ़र करते हैं, वरना एडिनोइड के बच्चों को हम लोग रेफ़र नहीं करते। अच्छा। चलें, ये तो सवाल का जवाब भी आ गया। अच्छा, एक दूसरा सवाल भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन हम हैं आपके साथ मौजूद यहाँ डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी के साथ। डॉक्टर साहब, सिंगापुरी क्या है? क्या सिंगापुर से आए आप? नहीं, सिंगापुर नहीं है, एक्चुअली हमारी सरनेम है। हाँ। और हमारे जो फोर फादर थे वो इंडिया में थे, तो वहाँ सिंगापुर उनका एक गांव था, बिजनेस था। अच्छा, वहाँ पर इनका बिजनेस था। सिंगापुर उनका जाना होता था, ओह, तो इसलिए उनका नाम अब्दुल लतीफ था, तो दैट्स व्हाई हमारी सरनेम पड़ गई सिंगापुरी। मैं तो खुश हो गई थी, मैंने कहा शायद सिंगापुर भी से आए हैं आप। इजीली याद भी रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलें, ये तो एक लाइटर मोड की बात हो गई। हम आ जाते हैं अपने उस पर कि हमारे पास एक दूसरा सवाल है 4471 पर, और वो भी नाम नहीं लिखा साहब ने अपना, लेकिन ये लिखा है कि क्या डेफनेस का क्या रीज़न होता है? मेरा ख्याल है यहाँ भी ये पूछना ही चाह रहे हैं कि बाय बर्थ जो डेफनेस होती है। अच्छा, देखिए, जो डेफनेस होती है जिसको हम कहते हैं बहरापन होता है ना, ये एक तो होता है कॉन्जेनेटली होता है, पैदाइशी होता है। सही। और एक होता है कि बाद में, जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं ना। सही। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो बच्चों में डेफनेस होती है, उसके अलग रीजन होते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी डेफ होते हैं, सही, या कॉन्जेनेटल होते हैं, जेनेटिकली भी होते हैं। सही। या कोई एबनॉर्मल कोई प्रॉब्लम हो गया और ड्यूरिंग उसमें बाज़ है कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इलनेस हो गई हो, सही, उसकी वजह से, या उन्होंने कोई ऐसी दवाएं अद्वियात ले ली हों जिसकी वजह से बच्चे की समात अफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल। बाज़ है कि बच्चा पैदा होने के बाद समटाइम लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होता है। या बच्चों में, जैसे आपने देखा होगा, बच्चों पैदा होने के बाद ये अरकान हो जाता है। बिल्कुल। जब ये अरकान की जो लेवल बहुत बढ़ जाए, बिलिरुबिन लेवल, उससे अच्छा, भी डेफनेस हो सकती है। या बच्चे को बाद में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह भी होती है। तो काफ़ी रीज़न होती है। इस तरह बड़ों में भी होती है कि जैसे कान के पर्दे के अंदर बाज़ सिंपल वैक्स की वजह से भी बहरापन हो सकता है। सही। या कान के पर्दे में सुराख हो, जब कान से पीप आता है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो काफ़ी इसके जो वजूहात होते हैं जिसकी वजह से ये बहरापन हो जाता है। और इनका इलाज मुख्तलिफ होता है, बच्चों में अलग इलाज होता है, बड़ों में अलग इलाज होता है। सही। तो इसकी काफ़ी रीज़न होती है, हमें देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम, किस वजह से बहरापन है, वो देखना पड़ता है। सही। अच्छा, ये बहुत सारे आपने इस पे जो रीजंस बताए, तो उसमें वन बाय वन हम बात करते हैं कि एक तो कान बहना जनरली बड़ा कॉमन है, या तो माएँ अक्सर बच्चे को लिटा के दूध पिलाती हैं, जिसकी वजह से भी ये भी एक इशू होता है। इसके और भी इश्यूज आप बताते हैं डॉक्टर साहब। ये कान, एक तो बुनियादी, एक आप भी बता दीजिए हमें कि वजह क्यों होती है कि कान इतना बहना, उसमें से पस आना, फिर कान के पर्दे में अक्सर सुराख होता है, तो क्या ये ट्रीटेबल है? अच्छा, देखिए, कान में जो बच्चों के जो कान बहने का वजूहत होती है, बच्चा अमूमन एलर्जी की वजह से होती है। छोटे बच्चे होते हैं, इनको एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से इनके कान से पीप आना शुरू हो जाता है। या बाज़ बच्चे हम देखा है कि जो बच्चों को जो मदर फीड करती है, उनको बिल्कुल स्ट्रेट लिटा के फीड करती हैं, तो हमारे नाक और कान के दरमियान एक ट्यूब होती है जिसको हम स्टेशन ट्यूब कहते हैं। बिल्कुल छोटी होती है बच्चों में, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो फौरन सिक्रेशन कानों में चली जाती है। सही। इसलिए हम फीडिंग जो लैक्टेटिंग मदर को एडवाइस करते हैं कि जब बच्चों को फीड कराएं तो कम से कम 25-30 डिग्री एंगल से बच्चे का हेड रखें, बिल्कुल, ताकि ना ये प्रॉब्लम ना हो। और ये प्रॉब्लम बच्चों में जिनमें एलर्जी होती है, उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इनके कान से मवाद आना शुरू हो जाता है। और ये इज़ वेरी कॉमन, ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चों में वेरी कॉमन होता है। कान का बहना भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो उस टाइम पर बहुत एहतियात करनी होती है कि बच्चों को हाइजीनिकली क्लीन रखना होता है। इनकी एलर्जी उसको आप ट्रीट करें। सही। तो अमूमन ये जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, तो एलर्जी, इसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी, तो ये प्रॉब्लम आगे जाके हल सही हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, ये कान का काम एक ये भी होता है कि वो बैलेंस करता है, यानी कि वर्टाइगो अगर आपको किसी को होता है, चक्कर आते हैं, तो हम सबसे पहले कान ही को एग्जामिन करते हैं। मेरा ख्याल है आप ज़्यादा इसको इंडोज करेंगे, ये भी हमें बताइएगा डॉक्टर। अच्छा, देखिए, वर्टाइगो जिसको हम कहते हैं चक्कर आना, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। अच्छा, देखिए, वो हमारे जो अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम जो है ना, तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो हमारी विजन पे, सही, ठीक है,
और दूसरा हमारे ब्रेन पे, और दूसरा हमारे जो इन कान का अंदरूनी हिस्सा होता है, इसमें जो हमारे बैलेंस सिस्टम होता है, जो वहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, तो हमारे बैलेंस कंट्रोल करते हैं। सही। अच्छा, हमें जब भी कोई पेशेंट आता है तो वर्टाइगो का ये मतलब नहीं कि भाई चक्कर, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मीनिंग्स होती है। किसी का सर चक्कर आ रहा होता है, वो कह रहे हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं। सही। डिसबैलेंस हो रहा हो तो कहते हैं चक्कर आ रहे हैं। सही। तो उसकी बहुत जैसे मैंने कहा कि वजूहत आंख में भी हो सकती है, आंख की विजन की वजह से भी कोई प्रॉब्लम बैलेंस हो सकता है, ईयर की वजह से भी हो सकता है, और हमारे सेंसरी सिस्टम जैसे ब्रेन और सेंसरी नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी डिसबैलेंस होता है। तो उसको हमको रूल आउट करना पड़ता है कि एक्चुअली वर्टाइगो, व्हाट इज वर्टाइगो, क्यों हो रहा है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो किसी मुस्तनिद ये स्पेशलिस्ट के पास जाए, उसको दिखाए, वो उसको चेक करे, वर्कआउट करे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि अगर इसको जो चक्कर है ये दिमाग की वजह से है, कान की वजह से है, या आंख की वजह से है, या बाद हमारे नेक में सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो ये रूल आउट करना जरूरी होता है। इसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, ताकि पता चले कि वजह क्या है, फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सही। वैसे जनरली अगर कान के दर्द के साथ अगर वर्टाइगो हो तो हम ये समझ सकते हैं कि ये देखिए, कान के दर्द के साथ वर्टाइगो बहुत कभी होता है। ये खाली हेड पेन होगा, लेकिन वर्टाइगो नहीं होगा। अच्छा। अनलेस के कोई ट्रॉमा हो गया हो, हेड इंजरी हो गई हो, हमारे बैलेंस सिस्टम डैमेज हो गया हो तो पेन होगा, लेकिन अमूमन वर्टाइगो के साथ पेन नहीं होता है, सिंपल वर्टाइगो होता है। तो हमें एक अगर जनरली आइडेंटिफाई करना है कि आया ये कान की वजह से या नाक की वजह से। इसके देखिए, जो कान की वजह से वर्टाइगो पेशेंट को चक्कर आएंगे ना, उसमें पूरा कमरा इसके आंखों के सामने घूमेगा। एग्जैक्टली, ये चीज मैं डिफाइन करवाना चाह रही थी आपसे। पूरा जो देखिए, जो ब्रेन की वजह से जो वर्टाइगो होते हैं, जो कान की वजह से वर्टाइगो, तो उसमें फर्क ये होता है कि ब्रेन की वजह से वर्टाइगो वो कंटिन्यूस डिसबैलेंस रहेगा, ओके, फॉर लॉन्ग टाइम। कान की वजह से अगर वर्टाइगो किसी वजह से होते हैं तो उसमें वो फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, उसको पूरा कमरा घूम जाएगा, और वो पेशेंट का अक्सर मैं उठ के बैठा, मुझे चक्कर आए, करवट ली, मुझे चक्कर आए एकदम, और साथ वो कंप्लेन करे कि मुझे नॉजिया, वॉमिटिंग फील हो रही है। ओके, ठीक है। अगर रोटेटिव टाइप के वर्टाइगो, इसका मतलब है कि पूरा कमरा इसके सामने घूम रहा है, तो ये अमूमन कान की वजह से। ओके, बैलेंस इसका आउट हो रहा है। कि हमारे जो इनर एयर होता है, जो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी वजह से वो चक्कर आते हैं, तो उसको ये रूल आउट करना ज़रूरी होता है। अच्छा सर, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ये जो अभी तो कोरोना ने तो बड़ा कॉमन कर दिया है, टेस्ट बड गायब कर देता है, वो आपकी टेस्ट नहीं आ रहा होता, आपको स्मेल नहीं आ रहा होता। जनरली ENT के पास जो केसेस आते हैं उनमें भी ये इशू आता है। एक पेशेंट हमारी भी हैं जो लॉन्ग टाइम से कंप्लेन करेंगे मुझे टेस्ट ही नहीं आता, मुझे खुशबू ही नहीं आती, तो इसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, देखिए, टेस्ट का रीज़न ये है कि देखिए, हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ना, अगर वो इंटैक्ट होगी तो हमें टेस्ट महसूस होगा। सही। ठीक है। इसको इस कंडीशन में एनोस्मिया कहते हैं, मींस लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। अच्छा, अमूमन ये कंडीशन जो है, किसी को अगर कॉमन कोल्ड हो बहुत ज़्यादा, ये नज़ले ज़ुकाम का प्रॉब्लम हो, ये नाक में इसके मस्से हो एलर्जी की वजह से, तो ये होता है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। जैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, वो इसकी स्मेल वापस आ जाती है। ओके। लेकिन हमने ये देखा है कि अब कोरोना की वजह से जो है, ये काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इनकी सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म हो गई है। सही। या बाद वो रिकवरी के बाद भी इनकी सेंस ऑफ स्मेल खत्म वापस नहीं आ रही होती। उसकी वजह ये होता है कि वायरस की वजह से क्या होता है कि इनकी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं। ओके। अच्छा, हमारी सूंघने की हिस्स होती है वो नाक के ऊपर के हिस्से में होती है, जहाँ वो नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, जो हमारी स्मेल ब्रेन में ले जाती है। बिल्कुल। तो वायरस की वजह से क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको पैरालिसिस कर देती है, इसकी वजह से वो स्मेल नहीं कर पाते। लेकिन अमूमन ये रिकवर हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, कभी कभी 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं इसमें, अमूमन ये कोरोना के बाद, और ये अमूमन रिकवर हो जाता है। या सम टाइम फिर हमें कुछ अद्वियात देते हैं, कुछ स्टेरॉइडल नेजल स्प्रे देते हैं, बाज़ इन्फ्लेमेशन, सोजिश, वरम हो जाता है नाक के ऊपर के हिस्से में, इसके हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व काम नहीं करती है। सही। तो हम कुछ स्टेरॉइड नेजल स्प्रे देते हैं टेम्परेरी, तो उसको एडिमा खत्म कर देते हैं, तो स्मेल पेशेंट की वापस आ जाती है। और व्हाट अबाउट द टेस्ट बड्स? अच्छा, टेस्ट बड का भी ये होता है कि जो हमारे टेस्ट बड्स वो भी जो वायरस की वजह से पैरालिसिस हो जाते हैं, तो सही तरह वो टेस्ट को वो कंडक्ट नहीं कर पाते,
तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाता है। अच्छा, ये तो कोरोना से रिलेटेड हो गया ना, वायरस की वजह से, लेकिन जनरली भी हम कुछ वायरसेस में, कुछ और बैक्टीरियाज में देखते हैं ऐसी चीज़ें जो एलर्जीज होती हैं उनमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है ना? नहीं, टेस्ट बड के नहीं होती डेवलप, मतलब हम्म। टेस्ट बड किसमें नहीं होता अनलेस कोई कोई इलनेस ऐसी हो जिसकी वजह से हमारी कोई नर्व की डैमेज या हो। कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहे हैं आप, हाँ, जिसकी लॉन्ग वजह टर्म से। इसकी वजह से भी हो सकते हैं, तो हमें सारा रूल आउट करना पड़ता है कि किस वजह से हो रहा है। सही। अच्छा सर, इसके अलावा थोड़ा सा हमें पॉलिप्स पे बात करेंगे हम, कि पॉलिप्स हम जब किसी भी ईएनटी के पास जाते हैं, या जनरली आपने बताया कि नाक की हड्डी एक जनरल थोड़ी वे में टेढ़ी होती है जिसको हम बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जिसकी वजह से स्नोरिंग हो रही है, या खराटे पेशेंट ले रहा है, सो नहीं पा रहा है, या वॉमिट कर रहे हैं बच्चे, तो उस सूरत में आप हमें बताएं कि पॉलिप्स का क्या ट्रीटमेंट है, नाक की हड्डी किस हद तक टेढ़ी को हम, आपने शुरू में तो बता दिया, लेकिन एक थोड़ा फिर डिटेल हम इस पे बात करते अच्छा हैं। देखिए, पॉलिप्स जो होते हैं ना, जिसको मस्से कहते हैं आम लैंग्वेज में, ये क्या होता है कि हमारी नेजल म्यूकोसा एलर्जी की वजह से इसमें सोजिश वरम आ जाती है, दैट बिकम पॉलीपॉइडल। पॉलीपॉइडल जैसे अंगूर की तरह गुच्छे जैसे होते हैं ना, जी वो जी, सूज जाते हैं सही। और वो नाक के अंदर दोनों तरफ आ जाते हैं। तो अमूमन ये एलर्जी की वजह से होता है, जिसमें एलर्जिक नेजल पॉलिप जिसको हम कहते हैं, ये उन लोगों में होता है जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है, स्नीजिंग का मसला होता है, रनी नोज का मसला होता है, ये फंगल इन्फेक्शन में भी नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं। सही। ठीक है, तो नेजल पॉलिप्स का जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, एक तो सबसे पहले इनका मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, कुछ इनकी अद्वियात देते हैं, कुछ नेजल स्प्रे हम यूज़ करवाते हैं, तो अमूमन इससे वही पॉलिप्स रिग्रेस हो जाते हैं। सही। और जैसे अगर और सम टाइम क्या होता है कि बास पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते, तो हम इनका कुछ टेस्ट करवाते हैं, सही। खासतौर पे सीटी स्कैन करवाते हैं नोज का, साइनसिस का, अच्छा। देखने के लिए कि फंगस की वजह से तो नहीं है। अगर फंगस की वजह से होता है, या अगर उसको जो पॉलिप रिग्रेस नहीं हो रहे हैं, ट्रीट नहीं हो रहे हैं, मेडिसिन से कोई इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसकी स्मेल की सेंस ख़त्म हो रही है, टेस्ट ख़त्म हो रहा है, सही। और हेडेक अगर नाक मुख बंद रह रहा है, तो हम इसको एडवाइस करते हैं कि भाई आप सर्जरी करवाएं और उसको निकलवाएं, ताकि इसके बाद, लेकिन इसके बाद भी जो है ना, आपको काफ़ी अर्से तक एंटी एलर्जिक और स्प्रे लेना पड़ता है ताकि वो रिकरेंस ना हो। और ये अमूमन उन लोगों को रिकरेंस होता है जिसमें एलर्जिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। ऐसे मरीजों में ही इनको रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा। और आपने जैसे कहा डीएनएस का, नाक की हड्डी का टेढ़ापन होना, सही। तो हम हर मरीज जिसकी नाक की हड्डी टेढ़ी तो सर्जरी एडवाइस नहीं करते। हम उन मरीजों को एडवाइस करते हैं जिनको बहुत ही नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उनको हेडेक रहता है, और सही। उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, सही। और रात को जब वो अमूमन कंप्लेन करते हैं कि सही। जब रात को जो है वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर सुबह में उठता हूँ तो मेरा मुंह बहुत ड्राई हो रहा है, सूख सही। रहा होता है, या मुझे खांसी बहुत आती है सुबह उठने के बाद। तो और तो ऐसे मरीजों को हम एडवाइस करते हैं कि आप बेहतर है कि इसकी किसी मुस्तनिद ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाके आप सर्जरी करवा लें, ताकि आपका जो है ये नाक का मसला हल हो जाए। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये कि पेशेंट अक्सर आते कहे डॉक्टर साहब नाक की हड्डी बढ़ तो नहीं जाएगी, वापस तो नहीं हो जाएगी। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि हम नाक की हड्डी का ऑपरेशन बच्चों में यूजली अवॉइड करते हैं, क्यों, ग्रोइंग एज होती है, इसमें आगे जाके बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये नहीं कि आपने बच्चे में क्या और दूसरे दिन हड्डी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। 5-6 साल बाद, 8 साल बाद, डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ के ऊपर। तो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ, इसके बाद लोगों मिसकॉन्सेप्ट होता है जी हड्डी वापस हो गई, हमने फलाने कराई थी, इसको वापस हड्डी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स के बाद हम कर सकते हैं। इसमें हड्डी बढ़ने वापस होने के, टेढ़े होने के बहुत 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 कम चांसेस हो, अनलेस के पेशेंट को एलर्जी हो। ठीक है ना। हम बाज़ दवाई छोटे बच्चों में भी हम लोग करते हैं, अगर इसकी बहुत नाक की हड्डी टेढ़ी हो, बच्चा सांस नहीं ले सक रहा, बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, तो हम एक छोटी सर्जरी करते हैं जिसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, ताकि बच्चे की नेजल ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाए और ब्रीथिंग में बेहतर हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा ही अपना केस है, मेरे पास एक बच्चा आ रहा एक अरसे तक, और फिर वो यहाँ से मूव हो गए इनका एरिया, तो फिर उनका आना मुश्किल था, लेकिन फ़ोन पे वो अब भी राब्ते में रहता है मेरे। उसके साथ मसला यही है कि उसको इतनी छींकें आती हैं, और डॉक्टर साहब उसने कोई दुनिया का ईएनटी नहीं छोड़ा, कोई होम्योपैथ नहीं छोड़ा, इवन मैं भी बहुत दफ़ा करके काम सरेंडर हो गई कि मुझे समझ नहीं आया कि रीज़न क्या है। वो बेचारा समझे दुनिया से बेजार है अपनी। अच्छा, कितने ए लेवल का वो स्टूडेंट है। लेवल के स्टूडेंट। अच्छा देखिए, अमूमन ये नेजल एलर्जी होती है ना, ये अमूमन 2 तरह की होती है। एक एलर्जी होती है कि थ्रू आउट द ईयर रहती है, रहती है, और बाज़ लोग होते हैं सीजनल एलर्जी, जिसको हम सीजनल कहते हैं। पर्टिकुलर सीजन आता है, उसमें बच्चे जो है
पोलन का सीजन आया है, या गर्मियाँ होती, गर्मियाँ सर्दियाँ होती, बाद लोगों को एलर्जी होती है। सही। अच्छा, अब जैसे जैसे ये आपने केस बताया इनका ना, तो इसमें ये होता है कि अब देखना है उसको इससे किस चीज़ से इसको एलर्जी होती है। सही। वेदर से इसको पोलन से होती है, या वेदर चेंज से होती है, या डस्ट से होती है, या कोई चीज़ खाने से इसको एलर्जी होती है। ठीक है ना। बाज़ मरीज होते हैं कि इनको जो है जैसे डस्ट से होती है तो हम इनको इनसे कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि हम सुबह उठे और हमें छींके शुरू हो गए घर के अंदर। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला प्रॉब्लम है। होता है, घर में छींके शुरू हो गए, घर में एकदम नाक बहना शुरू हो गया। तो उसकी वजह ये होती है घर के अंदर डस्ट माइट होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे कारपेट्स में होते हैं, कर्टेन में होते हैं, चादरों में होते हैं, जो हमें नजर नहीं आते। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसके लिए कि एक तो एक इसको अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। अगर घर में कारपेट है और ऐसी प्रॉब्लम है तो कारपेट हटा देना चाहिए, क्लीन फ्रेश हो, रोजाना मॉपिंग हो, ताकि वो डस्ट माइट ना हो, ताकि उससे एलर्जी ना हो। बाज़ लोगों को देखा तो कॉकरोचेस से भी होते हैं, उससे भी एलर्जी होते हैं, घर में कॉकरोच होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो या ह्यूमिड डस्ट जैसे गीलापन हो उसकी वजह से भी होता है ना, तो सीलन से होता है। और बाज़ होता है कि कोई पेट्स एनिमल है, किसी के बर्ड्स होते हैं, हमने इसलिए बाद उनकी अम्मा ने सारे पौधे हटा दिए, कारपेट हटा दिए, पर्दे झड़वा दिए। नहीं होता, फिर इनके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, एलर्जी टेस्ट दिखते हैं, एलर्जी लेवल क्या है, और फिर साथ इसके जो है ना इम्यूनाइजेशन भी होती है एंटी एलर्जी के लिए। हाँ, हमारे पहले इस्लामाबाद भी होती है, कराची में कुछ सेंटर्स में लोग करते हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट एलर्जी आपकी बॉडी में इंजेक्ट करके देखते हैं किससे आपको रिएक्शन हो रहा है। ओके। इसके खिलाफ आपको जो है ना वो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं ताकि आप उससे प्रोटेक्ट हो सकें। अच्छा, ये हाँ, ये इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो एहतियात बहुत ज़रूरी है इसमें भी। जैसे किसी को बाहर, जैसे वो बाहर लोग होते हैं वो कहते हैं हम बाहर निकलते हैं, डस्ट से एक्सपोज होता है, मिट्टी से एक्सपोजर हुआ तो हमें, तो इसके लिए बेहतर ही कोई मास्क पहने। अब तो वैसे ही कंडीशन हो गई है। ये उन लोगों के लिए, हर मरीज के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए ज़्यादातर जो उनको नेजल एलर्जी है, उनका है कि जैसे कोई मिट्टी ओवर सेंसिटिवनेस है, ओवर सेंसिटिव है, या बास खातून फीमेल्स होती कहते हैं किचन में जाती हैं, धुआं होता है एकदम, हमें खाना, और लोग समझते हैं कि वो पकाना नहीं चाह रही, पकाने इसलिए फूड पार्टनर की खिदमत लेती है। हाँ, ये भी अच्छी सर्विस है। इसके लिए एडवाइस बेहतर तो ये कि मास्क यूज कर लें तो इससे प्रोटेक्शन भी हो जाती है, दवाएं भी कम खानी पड़ती है, इससे काफी फर्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक पेशेंट मेरे पास और भी चले, अच्छा है मेरे ही केसेस डिस्कस हो जाएं। वो उनका साथ ये, उनको खैर फ़र्क तो काफ़ी हो गया है अब, लेकिन उनका मसला ये था कि एक पॉइंट पे इनके नाक पे हाथ लग जाए, ओ हो, इसके बाद तबाही छींके होती थी। हाँ, ये होता है। बस देखा, मेरे पेशेंट भी आते हैं तो ज़रा हाथ लग गया एकदम छींके आ जाती है। असल में क्या होता है, इनकी नेज़ल म्यूकोसा है ना, ओवर सेंसिटिव हो जाती है। हाँ जी। उसकी वजह से क्या होता है, ज़रा भी इनको ट्रॉमा होता है तो एकदम वो ट्रिगर होता है, वो स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो इसके कुछ स्प्रेज होते हैं, स्टेरॉयडल नेजल स्प्रे, वो मैं एडवाइस करते हैं कि पेशेंट यूज़ करे कुछ अरसे तक, तो उससे इनका फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, ये मतलब टोटली ख़त्म हो जाता है? हाँ, हो जाता है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, ठीक। चले, हमने यहाँ तो नाक के मुतालिक, फिर कान से बात करते करते फिर हम नाक पे आ गए, क्योंकि नाक असल में हमारी बहुत बड़ी है ना, हम नाक के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। अगर इज्जत की बात हो तो हमारी नाक ही कटने वाली होती है, लेकिन यकीन जानिए जब नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो फिर नाक ही कटवानी पड़ती है, और उससे बचने का यही तरीका है कि आप अपने आप को सेफ्टी से लेके चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, थ्रोट पे अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि थ्रोट में हम देखते हैं बच्चों के अंदर स्टैमरिंग, जो कि हकलाना, या एडिनोइड्स पे तो हमने जैसे सवाल आ गया तो बात कर ली, टॉन्सिलाइटिस पे हम बात करते हैं। थ्रोट पे थोड़ा सा आप बताएं कि बीइंग ए ईएनटी, थ्रोट में आपको जनरली क्या प्रॉब्लम्स मिलती हैं? अच्छा, देखिए, थ्रोट में जो मेरे पास जो पेशेंट अमूमन आते हैं ना, एक तो ये कि कंप्लेन होती है कि पेन, गले में दर्द, ओके, ठीक है, या गले में इरिटेशन जिसको हम कहते हैं खराश, डॉक्टर मेरे गले में खराश रहती है, सही, ठीक है, या कंप्लेन आते हैं कि खांसी होती है, खुश खांसी कंप्लेन करते हैं, सही, तो हम मेजॉरिटी इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, या स्नोरिंग के आते हैं, सही, थोड़ा से रिलेटेड के, अगर स्नोरिंग बहुत हो रही है, गले में खराश हो रही है, सही, गला खराब हो जाता है, हाँ जी, और खुश खांसी होती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो इस तरह की कंप्लेन जैसे पेशेंट हमारे पास ज़्यादा लेकर आते हैं। सही, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमने कहा जैसे कि लोग ठंडा पानी पीते हैं या रात को अपना मुंह गला साफ़ नहीं करते, एक तो होता है दांत साफ़ करना, ब्रश करना, एक होता है गागल्स करके भी सोना, ताकि आप कोई खुराक का ज़रा ना हो, ऐसी चीज़ ना हो जो आपको इरिटेट करता रहे, ये नहीं करते हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को जनरली? अच्छा, देखिए, मेरी एडवाइस ही कि
हर शख्स को अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्यों देखिए हमारा मुंह ही होता है, हर चीज़ हमारे मुंह से हमारे बॉडी में जाती है, ये नाक के थ्रू जाती है। जितना हम अपने ओरल हाइजीन अच्छी रखेंगे इतने हम बीमारियों से बचेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये कि जैसे डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करें, सही, कि रात को सोने से पहले करें, सही, अच्छी तरह से आप सिंपल वार्म पानी से गार्गल्स कर लें, ताकि और ब्रशिंग से कोई अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई ओरल कैविटी का प्रॉब्लम ना हो, सही, ठीक है। तो बेसिक जो है ये जो है एहतियात ज़रूरी है। सही, बिल्कुल हर जगह एहतियात ज़रूरी है, तो इसमें भी एहतियात ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टैमरिंग को थोड़ा सा डिफाइन करें कि यह हकलाना क्यों होता है और इसकी बेसिक वजह क्या होती है? देखिए हकलाना ये बच्चों में होते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे नॉर्मल शुरू में बिल्कुल सही होते हैं, बाद में हकलाना शुरू हो जाते हैं। समटाइम बच्चों में कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जी जी, अब स्कूल का कोई प्रॉब्लम होता है, ये घर का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो अपनी बता नहीं सकते ना, तो वो ये साइकोलॉजिकली वो इस तरह हकलाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मसले की बात नहीं है स्टैमरिंग हकलाना, इसका इलाज है, इसको स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो सही डॉक्टर्स होते हैं जो उसका सही तरीके से इलाज करते हैं और अमूमन ये बच्चे रिकवर हो जाते हैं। तो सही, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये रिकवर हो जाते हैं डॉक्टर साहब? रिकवर हो जाता है अगर इनकी अच्छी तरह स्पीच थेरापी हो, अच्छे स्पीच थेरापिस्ट हो, तो बच्चे अमूमन रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, एक जिस तरह आपने कहा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो ये जो पब्लिक स्पीक में जाके बच्चे हकलाने लगते हैं, अक्सर ऐसा होता है, वैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उन पर एक असल में क्या होता है कि देखिए हमारे एक्चुअली क्या कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, हमारे कम्युनिकेशन स्किल या स्पीकिंग स्किल इतनी नहीं होती है ना, सही, हमें तो इसके इतने मौके नहीं मिलते हैं कि वो बच्चा जो है, अगर ये बच्चे को घर में कॉन्फिडेंस मिले, सही, कि पब्लिक के सामने कैसे बात करनी, कैसे इसके मेरा ये ख्याल है इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, कोर्सेज अटेंड करने चाहिए, बिल्कुल स्किल के बारे में होते हैं, और स्किल को डेवलप करते हैं ताकि बच्चा बोल सके। और इसमें फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घर का माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर का माहौल हेल्दी हो तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। आपको क्या लगता है स्टैमरिंग जो है वो फैमिली इनहेरिडिटी भी होती है? आई डोंट थिंक सो, हेरिडिटी बाद में होती है लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक ये भी केस है कि जिसमें घर में मामू को है और अब इस बच्चे में भी डेवलप हो रही है। हाँ, हो सकता है जेनेटिकली इनका कोई लेकिन ये भी एक है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पीच थेरेपिस्ट जो वो ज़्यादा बेहतर डील करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे पास आते हैं, हम इसको फिगर आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इनको रेफर कर देते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास, वो सही तरह इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है ईयर नोज़ थ्रोट यानी कि ENT, और आप हमें सवाल भेज सकते हैं, 101 लिखिए, के लिखिए, स्पेस दीजिए और अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाके अपना मैसेज या पैगाम जो भी है, सवाल है, भेज दीजिए इसे 4471 पर। यहाँ मेरे पास एक और सवाल भी है पर वो थोड़ा लंबा है, थायराइड के हवाले से, तो हम इस पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए, और डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया किया है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा काशिफ मलिक साहब भी लिखते हैं कि हमेशा खुश रहें, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। बहुत शुक्रिया काशिफ मलिक साहब, सुबह बखैर। अब सुबह ख़त्म हो गई, 12 बज गए। अम्मार रमेश कुमार खत्री डॉक्टर सिंगापुरी साहब को अपना कान नेशनल मेडिकल सेंटर में दिखा चुका है। इनके बताए हुए मशवरे से कान ठीक है, लेकिन अक्सर कान में खुजली रहती है, तो ज़रा वो भी बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब जवाब दीजिए अब। हाँ, अच्छा देखिए, कान में जो खारिश होती है ना, अब वो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे कान में कुदरती वैक्स बनता रहता है ना, और जितना बनता है निकलता जाता है, तो हमें खारिश नहीं होती। बाज़ क्या होता है हमारे कान में जो ये नॉर्मल वैक्स बनना बंद हो जाता है, ये हम बहुत ज़्यादा कॉटन बड का क्यू-टिप्स का इस्तेमाल करते हैं कान को साफ़ करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या होता है कि इसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, पेशेंट को परसिस्टेंस इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। सही। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि नॉर्मली हमें नॉर्मल एयर में कॉटन बड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर अनलेस के कोई कान में बीमारी हो या कान से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको ठीक है, आप उसको कॉटन बड से साफ़ करें। लेकिन नॉर्मली हमारे कान में थोड़ा वैक्स होना चाहिए ताकि कान हमारा मॉइस्ट रहे, ड्राई ना हो,
और मेरे ख्याल है अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है कि अल्लाह ज्यादा ताला कुछ होता है तो खुद ही बाहर फेंक रहा बाहर होता हो है। जाता है, खुद ही बनता जाता है, निकलता जाता है। तो नॉर्मल हर नॉर्मल इंसान को अपने कान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉटन बड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा अमूमन जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको बहुत शौक होता है अपने कान को साफ़ करने का। तो मेरी एडवाइस ये कि प्लीज़ आप अननेसेसरी कॉटन बड को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आती हैं फीमेल जिनके साथ ये मसला जो अक्सर कान में बहुत खारिश होती है, बहुत खुजली होती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है, इनके कान ड्रेन, इनको ओटाइटस एक्स्ट्रा ना हो जाता है, कान के बाहर के हिस्से के अंदर ये बीमारी हो जाती है, सूजिश हो जाती है, वरम हो जाती है। सही। फिर इनको एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती है, एयर ड्रॉप्स यूज़ करना पड़ता है, पानी की एहतियात करनी पड़ती है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि अननेसेसरी कॉटन बड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है अपने आप को गाड़ी समझ के कार की चाबी से गाड़ी हो जाती है, कान हो जाते हैं। नहीं, ये बहुत बहुत डेंजरस है, डेंजरस है, बहुत गलत आदत है। इससे कि एक दफ़ा कान का इन्फेक्शन हो जाता है, वो क्रॉनिक हो जाता है ना, तो पेशेंट सारी उम्र जो है ना कान खुजाता रहता है, एयर ड्रॉप यूज़ करता रहता है। तो इसलिए बराए मेरा ये ओपिनियन है कि आप कान में कोई भी चीज़ ना डालें, ना पेंसिल है, ना पेन है, या जो चाबी से कान को जाते हैं, ये बहुत सही नहीं है कान के लिए। जिस पर एक जोक भी है कि आप कान चाबी से कान खुजाएंगे, ऐसा ना हो कि आप स्टार्ट हो जाएं। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ये भी पूछा है अमर रमेश कुमार साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि दोबारा कान दिखाने कब आऊँ? देखिए, अगर कोई मसला नहीं है तो फिर आने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न करे कोई और प्रॉब्लम होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे अगर आप सही हैं तो अल्लाह का शुक्र है, तो फिर आपको मेरा ख्याल है आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, चनेसर गोड से अमर रमेश कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मरियम जाखरानी साहिबा, नाइस शो, थैंक यू। इसके अलावा लाखा सिटी से मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए। एम रज़ा चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और राजा जुल्करनैन साहब, वालेकुम सलाम। ये तो थे हमारे फेसबुक के व्यूअर्स, और मज़ीद भी हमारे पास मैसेज आते रहेंगे। इसके अलावा 4471 पर एक मैसेज है कि डॉक्टर साहब कान साफ़ करने का सही तरीका बता दें। अच्छा, देखिए कान साफ़ करने का सच कोई ऐसा तरीका नहीं है। देखिए, नॉर्मली हमारा कान जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है, जैसे मैंने कहा कि कान के अंदर हमारे एक वैक्स प्रोड्यूस होता है। वैक्स जो है कुदरती एक तरह की सीक्रेशंस होती है जो हमारे कान को मॉइस्ट रखती है। बिल्कुल। और हर एक के कान में थोड़ा वैक्स होना चाहिए ताकि वो कान ख़राब ना हो। तो एज सच हमें कान के साफ़ करने का कोई तरीका नहीं कि हम जी रेगुलर कान को साफ़ रखें। कभी अगर आपको कान में कोई खराश हो तो हल्का सा आप कॉटन बड घुमा लें, लेकिन एज सच कान की सफाई की कोई वो नहीं होती। लेकिन अनलेस जैसे बाद पेशेंट होते हैं कान में बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो जाता है, जिससे इनको दर्द होता है या सुनने में प्रॉब्लम होता है या कान बंद हो जाते हैं, भारीपन हो जाते हैं। बाज़ पेशेंट को उससे डिजीनेस भी होने लगती है, नहाने में अक्सर पानी चला जाता है, सीटियाँ बजने लगती जी बिल्कुल है ना। तो जब इनका एयर एग्जामिन करते हैं अंदर वैक्स भरा होता है, तो हम इनको कुछ ड्रॉप्स देते हैं इससे पहले कि ताकि वैक्स सॉफ्ट हो जाए। सोडा ग्लिसरीन टाइप का होता है, जैतून का तेल हम कहते हैं, वो आप डालें। फिर हम हफ्ते 10 दिन बाद कॉल करते हैं, फिर उसको कान की सफाई कर देते हैं, तो वैक्स निकल जाता है। अच्छा, ये कान की जो ड्रेनेज आप करते हैं, कान धुलवाना कहते हैं जिसको, ये डेंजरस है क्या? अच्छा, देखिए, अब हम पानी से कान धोने का रिवाज खत्म हो गया। आज से 20-25-30 साल पहले जब ये इतनी लेटेस्ट वो नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, तो पहले लोग करते थे। लेकिन अब हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कान को पानी से नहीं धोना चाहिए, सिरिंजिंग नहीं करनी चाहिए। अमूमन आजकल हम लोग से सक्शन मशीन से कान को साफ करते हैं। वो ड्राई मेथड होता है, सेफ मेथड होता है। इससे पेशेंट का कान भी आराम से साफ हो जाता है, कोई एयर ड्रम को डैमेज नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो अभी पहले ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले ये सिरिंजिंग करते थे। अब तो तकरीबन ना होने के बराबर है। अच्छा। और मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा कि कोई इसको सिरिंजिंग करे। ये आप सब लोग नोट कर लें कि ये जो कान धुलवाना या सिरिंज से जो कान धोया जाता था पानी की मदद से, वो अब ख़त्म हो चुका है सिलसिला, और डॉक्टर साहब ने इसको स्ट्रिक्टली मना किया है। इसलिए कि इससे क्या होता है कि बाज़ जैसे डॉक्टर करते हैं तो इसमें क्या पानी रह जाता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या पर्दे में सुराख हो तो और इन्फेक्शन एग्रावेट हो जाता है। तो मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूँ कि भाई सिरिंजिंग बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बल्कि आप किसी मुस्तनद ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके बाकायदा कान चेक कराएं, सक्शन मशीन है उससे कान साफ कराएं। सही। और इसका कोई नुकसान नहीं, कोई हार्म नहीं। बार लोग होता है जी हमने एक दफ़ा कान साफ करा लिया अब सारी ज़िंदगी साफ कराना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सक्शन से कान कराने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई हर्ज नहीं होता है। लेकिन हमने देखा बाज़ दफ़ा सक्शन करते हुए बाद मरीज़ को थोड़े से चक्कर आ जाते, वो रूटीन नॉर्मली होता है कि हमारी एक नर्व्स होती है जो हमारे कान के अंदर से गुजरती है, वो स्टिमुलेट होता है, तो टेम्परेरी तौर पर 1-2 मिनट के लिए पेशेंट को थोड़े वर्टिग होते हैं। इट इज़ नॉर्मल, और वो खुद ही सही हो जाते हैं। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये 2 सवाल मेरे पास हैं। इसमें एक तो एडिनॉइड्स पे है, जिस पे हमने बड़ी तफसीली बात की। उम्मीद है मुमताज़ साहिबा ने ये हमारा जवाब सुन लिया होगा कि एडिनॉइड्स जो हैं बढ़ जाते हैं, वो ऑपरेशन के बगैर ही ठीक हो जाते हैं, अनलेस के बहुत ज़्यादा बड़े हुए ना हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन दूसरा सवाल इनका ये है कि कान के पास जो ग्लैंड्स बनते हैं, उनकी क्या सर्जरी करानी ज़रूरी होती है या वक्त के साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं? अच्छा, देखिए हमारे नेक में पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, ये कुदरती ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, और पूरे जैसे एब्डोमेन भी होते हैं, एक्जिला में भी होते हैं, नेक में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इलाके में वो ग्लैंड फूल जाते हैं या सूज जाते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड बढ़ने की वजह 2 होती है। एक तो कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई क्रॉनिक इलनेस लाइक टीबी हो, या कोई और किस्म की डिजीज हो, ठीक है, या अल्लाह ने कभी कोई कैंसर हो तो इसकी वजह से भी उस जगह के ग्लैंड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अमूमन जो मोस्टली जो यंग एज में होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, और वो एंटीबायोटिक से वो सही हो जाते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कान में कोई इन्फेक्शन होता है या टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारी जबड़े के नीचे के जो नेक में ग्लैंड होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक देने से वो रिजॉल्व हो जाते हैं। बात जैसे मैंने कहा कि अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होते हैं तो उसमें मल्टीपल ग्लैंड्स नेक में होते हैं, तो हम पहले कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, खून के, एक्सरे। डॉक्टर साहब, हमारे पास यहाँ एक कॉलर मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे, और हम उनकी कॉल लेते हैं और आपसे बात करवाते हैं। ठीक है, दोबारा अगर कॉल आती है तो ले लेते हैं। कॉल के लिए आप हमें डायल कर सकते हैं 99231963 पर, और SMS के लिए आप 4471 पर मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप अपने कोई मैसेजेस है तो वो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई अच्छे सवाल हैं तो पूछिए। इतनी बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, और माशाल्लाह से 2 बड़े बड़े से सवाल आ चुके हैं डॉक्टर साहब 4471 पर। जी हाँ, ये नोमान अमीन साहब पूछते हैं, माई चाइल्ड हैज़ DNS इशू स्पेशली व्हेन फ्लू ऑन वायरल। क्या कॉल आ रही है? एक सेकंड डॉक्टर साहब, पहले मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है मौजूद मेरे साथ? जी मैं हादिया बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी से क्वेश्चन पूछना है। रिपीट कीजिए क्या अपनी बात? जी मैं हादिया बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी से क्वेश्चन पूछना है जी रिलेटेड। जी मुझे इनसे पूछना है कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, वी टेक ऑनलाइन क्लासेस, तो हम लोग ज़्यादातर अपने लेक्चर्स हेडफोन्स के थ्रू लाइक सुन रहे होते हैं फ्रॉम आवर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। तो हमें कॉन्स्टेंटली एक वो होता है कि वी फील पेन इन आवर, किस तरह से डील किया जाए? अच्छा, ये अपने लेक्चर्स ऑनलाइन सुन रही होती हैं हेडफोन के थ्रू। जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। जी, तो मुझे पूछना है कि विद इन 1 आवर और 2 आवर तो एक ईयर में पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये इससे किस तरह से डील किया जाए? मतलब कोई मेडिसिन है या कोई रेमेडी है, किस तरह से? क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम अगर हेडफोन्स के थ्रू सुन रहे होते हैं लेक्चर्स तो वो पेन हो जाता है ईयर में। हमारे प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। आपका सवाल सुन लिया है। अब उसका ये कि जैसे अगर हम कॉन्स्टेंटली हेडफोन लगा के रखते हैं ना, तो साउंड डायरेक्ट हमारे अंदर जाती है, जिसकी वजह से हो जाता है। तो देखिए, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। बेहतर ये कि आप इसको हेडफोन यूज़ ना करें और इसको आप ऑनलाइन सुने, डायरेक्ट सुने, ताकि आपके कान के पर्दे भी अफेक्ट ना हो और आपके नर्व भी अफेक्ट ना हो। तो जितना से लॉन्ग टर्म तक आप जैसे हेडफोन लगा के सुनेंगे ना, तो बाज़ वही प्रॉब्लम हो जाता है, पेशेंट को कानों में सीटियाँ बजने लगती हैं या कुछ अरसे बाद उनकी समात थोड़ी सी कम होने लगती है। तो एज सच कोई इसकी दवाई नहीं कि हम आपको दें जी ये खा लें, वो पेन किलर खा लें। बेहतर तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट सुने तो ज़्यादा बेहतर है। अगर या फिर मेरा ख्याल है वॉइस की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम रखें। इंटेंसिटी भी कम करके सुन सकती हैं। अगर छोटा लेक्चर है तो आप चले हेडफोन ला के सुन लें, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर है तो बेहतर ये कि आप इसको लाइव जैसे आप सुने तो ज़्यादा बेहतर है। इसी से रिलेटेड मैं भी बात करूंगी कि अक्सर ये अब बल्कि मोबाइल के हैंडसेट फ्री बड़ा काम कर रहे हैं इस पे ना, कि लोग सारा मैंने मैकेनिक्स को देखा है या वर्कर्स को देखें कि आप वो पूरा वक्त कान में होता है, फिर एक अरसे के बाद वो एक तकलीफ लेके आते हैं अपने कानों की। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत नायाब बनाई हैं, इनकी हिफाजत कीजिए। और चूंकि कोरोना में ये एक मसला तो है हमारे साथ कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ये है लेना है, और बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के ले रहे होते हैं, तो ये हेडफोन ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो उसके लिए ये है कि वॉइस इंटेंसिटी को थोड़ा कम रखें और बहुत ज़्यादा हैंड फ्री ना यूज़ करें। क्योंकि मैंने देखा है कि अब पेशेंट हमारे पास आते हैं अमूमन कंप्लेन लेकर, डॉक्टर साहब हमारे कानों में सीटियाँ बज रही हैं, या कि हमारे सर में दर्द रहता है या कान में इरिटेशन होती है,
क्योंकि आप जितना हेडफोन लगा के रखेंगे ना, तो जो नॉर्मल कान का जो वैक्स निकलने का रास्ता बंद होने लगता है। सही। तो वैक्स आउट नहीं हो पाता है, तो वो जमा होना शुरू हो जाता है और इसके फिर प्रॉब्लम शुरू। जाहिर कोई भी चीज़ की आप ज्यादती करेंगे, अगेंस्ट द नेचर आप गए और आपने जो है, ठीक है, आप हैंड फ्री कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो आपने हैंड फ्री लगा लिया, या कोई ऐसा मैसेज हो आपने सुन लिया। लेकिन यह कि लोग बाद लोग हैंड फ्री ला के कंटिन्यू गाने सुनते रहते हैं, जैसे वो लोग स्टाफ होता है, तो इनको आगे जाके ये प्रॉब्लम अब आना, ये प्रॉब्लम शुरू हो गए, इनको हेयरिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं, कान की इरिटेशन होने लगी है, चक्कर आना शुरू हो गए। तो आई वुड एडवाइस कि कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ का और भी ख्याल रखें कि जब भी आप हैंडसेट फ्री या हेडफोन लगाएं तो उसको अच्छी तरह साफ करके लगाएं। हाँ, अक्सर वो कहीं ना कहीं रखा होता है, एक दूसरे का यूज हो रहा होता है। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उसको थोड़ा क्लीन करके, ताकि अगर कोई उसमें कोई ऐसे जरासीम में लगे तो हमारे कान में वो इन्फेक्शन ना जाए, क्योंकि ये भी वन ऑफ द सोर्स कि आपके फौरन अटैक हो जाता है। सही कहा कि उसको क्लीन करना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ हम थोड़ी सी बात थायराइड पे भी करेंगे कि थायराइड क्या होते हैं और हमें बताएं कि इनका क्या इलाज है। थायराइड ग्लैंड होता है, ये एक हमारे बॉडी में ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक हमारा हार्मोन बनाता है, वी कॉल इट थायरोक्सिन, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, नॉर्मली हमारे गले के आगे के हिस्से में होता है और इसका शेप होता है लाइक ए बटरफ्लाई। एक राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है, बीच का पार्ट होता है, और ये बहुत साइज में छोटा होता है, जो फील नहीं होता है। लेकिन बाज़ लोगों में, अच्छा, इसके अंदर जो हार्मोन बनता है थायरोक्सिन, उसके लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होती है। सही। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है किसी में, तो ये थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। सही। वी कॉल इट गिलड़, या उसको हम हमारे मेडिकल टर्म जो गला फूला हुआ हमें नजर आता है, इसको ग्वाइटर कहते हैं, या लोग आम लोग इसको गिलड़ कहते हैं। सही। ठीक है। तो जब भी कोई हमारे पास मरीज ऐसा आता है थायराइड ग्लैंड के साथ, तो हम पहले देखते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कि गिलड़ बड़ा है, क्यों बड़ा है, थायरोक्सिन की कमी की वजह से बड़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव हो गया, सही, या थायरोटॉक्सिकोस हो गया। तो फिर इसके बाद इसका तशखीश करके फिर इसके बाद हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। समटाइम मेडिसिन से इलाज होता है, समटाइम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, तो डिपेंड करता है कि थायराइड की क्या कंडीशन है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थायराइड ट्रीटेबल है? हाँ, देखिए, थायराइड ट्रीटेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। थायराइड इज़ अ ग्लैंड, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन ग्लैंड होता है, जैसे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम होता है, बाज़ लोग कोई मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं तो मेडिकली ट्रीट करते हैं, अगर सर्जिकल प्रॉब्लम होते हैं तो उसको सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ता है। सही। अच्छा, यहाँ हम 4471 पर नोमान अमीन का मैसेज है, माई चाइल्ड हैज़ DNS इशू, स्पेशली व्हेन फ्लू और वायरल कम्स, his nose gets totally blocked. Sir, currently he is 9-year-old. Doctor advised medicine, nasal spray to reduce the issue. What is the proper treatment for it? अच्छा, देखिए, जैसा आपने कहा है कि ड्यूरिंग फ्लू के दरमियान होता है, तो उसका मतलब है उसकी हड्डी टेढ़ी होगी। लेकिन जब भी कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है तो हमारे नाक के अंदर जो म्यूकोजा होता है, इसमें सोजिश वरम आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी नाक बंद हो जाती है। और नॉर्मली जैसे भी हमें कोई कॉमन कोल्ड हो, नज़ला जुकाम हो, तो हमारी नाक टेम्परेरी बंद हो जाती है। सही। ठीक है। तो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं, क्योंकि इस एज में सर्जरी हम यूजली सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। अगर बगैर सीज़न के नॉर्मल है तो फिर सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इनको मेडिसिन डॉक्टर साहब जो स्प्रे लिख के दे रहे हैं, एंटी-एलर्जी लिख के दे रहे हैं, अगर उससे इनको फ़ायदा है तो मेरा ख्याल वही कंटिन्यू करें, अभी सर्जरी की तरफ ना जाएं। अच्छा, ये फहमीदा साहिबा का एक मैसेज आया है और उन्होंने यही सवाल किया है जो हमने इतनी देर से डिस्कस किया कि बेस्ट वे टू क्लीन द ईयर्स, वी यूजुअली यूज कॉटन बड टू क्लीन द ईयर्स, बट समटाइम इट हर्ट आवर ईयर ड्रम। तो इस पर बहुत बात हुई है, प्रोग्राम आपने सुना होगा और सुन रहे हैं, तो यकीनन आप इससे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि कैसे ज़रूरी कि ईयरबड इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, तीसरा सवाल एक और आया है, बिल्किस साहिबा पूछ रही हैं कि मेरा बच्चा, माई चाइल्ड इज डूइंग हिफ्ज़ कुरान and normally complained of the itching throat and voice roughness. What is the best remedy to get rid of this issue? हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे पास काफ़ी बच्चे जो हिफ्स कर रहे होते हैं, उनकी मदर लेकर आती हैं, डॉक्टर साहब ये खांसता बहुत है, ये इसकी आवाज़ ख़राब हो रही है। अच्छा, देखिए, हमारा साउंड बॉक्स बहुत डेलिकेट होता है ना, और ये जो वॉइस का प्रॉब्लम अमूमन जैसे जो सिंगर्स होते हैं या डिबेटर्स होते हैं, जिनका बोलने का काम ज़्यादा होता है, उसमें डेफिनेशन में हमारे वोकल नोड्यूल्स बन जाते हैं, या हमारी वोकल कॉर्ड जिससे हमारी आवाज़ निकलती है उस पर सोजिश वरम आ जाता है। सही। अब जाहिर बात है जो बच्चे हिफ्स करते हैं तो उनको कंटिन्यू उनको पढ़ना पड़ता है। सही। ठीक है।
तो मेरे पास आते हैं तो मैं इनको एडवाइस ये करता हूँ, भाई आप इन कारी साहब से कहें कि इनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना पढ़ाएं, सही। इनसे कहें कि स्लो ये पढ़ें, पिच ऑफ द वॉइस को पिच लो बैलेंस रखें ताकि हाँ। इनका गला ख़राब ना हो। और इसके अलावा इनको स्टीम का इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी वजह से वरम आ जाता है तो उससे थोड़ा इनको फ़र्क पड़ता है, गिरदान कंटिन्यू और अगर इनको कोई नेज़ल एलर्जी है या खांसी है तो इनको एंटी एलर्जिक सिरप है, इस तरह की रेमेडी दें। और क्यों जब तक इनका हिफ्ज़ होगा ये इनको प्रॉब्लम रहता है, इसके बाद जाहिर बात जब हिफ्ज़ ख़त्म हो जाता है फिर में रूटीन पर आ जाते हैं तब उन बच्चे रिकवर कर जाते हैं। तो मेरी तो एडवाइस ये होती है कि भाई बच्चे कारी साहब से कहें कि उनको बहुत ज़ोर से बोलने का ना करें ताकि इनका आवाज़ ख़राब ना हो। बिल्कुल सही है, लेकिन इसी वो वजह से किरत की वजह से इसी वजह से गले में इरिटेशन भी होते हैं, वो उनको खांसी भी होती है और सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। तो उम्मीद है आपने बिल्कुल साहिबा सुन लिया होगा। हल हो गया है अपने आखिरी मराहिल में, यानी आखिरी का आधा घंटा है और आखिरी का आधा घंटा है और आप लोगों के पास बहुत थोड़ा सा टाइम है और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हम आपके लिए लेके आते हैं तो आप लोगों का बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो, या तो कॉल के थ्रू शामिल होइए या SMS के थ्रू आइए, जैसे आपका दिल करे, लेकिन शामिल ज़रूर हों, अपने मसाइल डिस्कस करें। सारी वो स्पेशलिटीज़ हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और डेली रोज़मर्रा हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली ENT तो ऐसी फील्ड है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो छींक रहा होता है या खांस रहा होता है या कान रगड़ रहा होता है या गला खनकार रहा होता है, तो उसको ENT के पास ENT की याद आती है। तो उस ENT की याद के लिए आज हमने आपके आगे ENT ला के रख दिया। तो अब आपका फ़र्ज़ है कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें और प्रोग्राम को ना सिर्फ सुने बल्कि टिप्स भी हासिल करें और डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इस आवर में आप डॉक्टर साहब, मेरा एक तरीका यही है कि आप माशाल्लाह इतने सालों से हैं, 90s से आपकी प्रैक्टिस चल रही है और आपने दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं माशाल्लाह, हर दुनिया के मुल्क में गए और बाहर प्रैक्टिस का भी आपको माशाल्लाह, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आपने बताया आपको मौका मिला है। आप हमसे शेयर कीजिए ना कि कोई ऐसा केस जो आपके पास आए हों, बहुत सारे आते होंगे, जो बहुत चैलेंजिंग हो आपके लिए और उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिली हो और आपको लगा हो कि हाँ ये एक टर्निंग पॉइंट था बहुत। अच्छा, देखिए ऐसे तो काफ़ी हैं लेकिन एक दो बड़े इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आए थे। जी जी। मैं अपनी एक दफ़ा क्लिनिक्स में बैठा हुआ था वहाँ पर, जी जी। तो अचानक वो पेरेंट्स अपने एक बच्चे को लेकर आए, 6 साल का बच्चा था। वो ये हुआ था कि क्लास में वो बैठा खेल रहा था, उसके हाथ में पेंसिल थी और पेंसिल की नोक इसके मुंह की तरफ थी। तो टीचर ने बुलाया तो एकदम भाग के गया, वो गिरा ना तो पेंसिल इसके आँख के साइड से ऊपर दिमाग तक चली गई और बिल्कुल फंसी हुई पेंसिल थी। और बिल्कुल आँख और नाक के बीच का जो हिस्सा होता है इससे ऊपर तक चली गई थी। अब बेचारा वो बिल्कुल के पेरेंट्स की हालत बहुत परेशान हो गए, भाई क्या करें, बच्चा बिल्कुल अवस्थ। तो मैंने इनका फिर CT स्कैन किया, चेक किया तो पता चला वो पेंसिल जो थी वो जाके बिल्कुल ब्रेन के पास ऊपर दिमाग तक रुक गई थी। ठीक, अब हमें समझ में नहीं आता इसको हम निकालें कैसे ना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उसको हम ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और इसको फिर मैंने अपने साथ हमारे एक आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन थे, उनको भी इन्वॉल्व किया और हम दोनों ने मिल के इसको अल्लाह के फजल से इसको हमने रिमूव कर दिया। सही। और अल्लाह का शुक्र है इसकी आंख भी बच गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ और बच्चा भी अल्लाह का शुक्र खैरियत से सही हो गया बिल्कुल ही। तो मेरे ये पेरेंट्स को ये मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ आप छोटे बच्चों के हाथ में कोई पेंसिल है या पेन है, इस तरह की चीज़ आप ना दें। अच्छा। क्योंकि वो कभी मुंह में डाल लेते हैं, कभी आंख की तरफ ले जाते हैं, खुदा ना करे वो गिर गया, झटका लग गया, किसी का हाथ लग गया, बिल्कुल, तो वो जो है इसके जो है आंख डैमेज हो सकती है। तो ये एक एहतियात करें। और दूसरा ये तो इसी तरह का एक वाकया हुआ था, एक बच्चा था, उसकी माँ ने इसका वो पेंसिल लेकर मुंह में डाल रहा था, अचानक वो गिरा तो इसका तालू में पेंसिल जाके घुस गई और तालू इसका फट गया। तो मेरे पास लेकर आया तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और इसको जो है सारे टाँके लगा के तालू रिपेयर कर दिया। तो मेरी ये एडवाइस पेरेंट्स को ये कि प्लीज़ आप छोटे बच्चों के हाथ में इस तरह की कोई नोकीली चीज़ आप ना दें। कभी वो कान में डाल लेते हैं, कभी वो आँख में भी लग सकती है और हलक में भी लग सकती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं और बच्चे हमने देखा है नहीं समझते। और बच्चे मुँह होते, कभी कोई नाक में कोई चीज़ कोई रबड़ फंसा लेते हैं या कान में कोई रबड़ सिक्का हलक सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ये एक मसला होता है कि वो सिक्का मुंह में खेल रहे होते हैं और जैसे बाज़ पेरेंट्स आते हैं, बच्चे ने कान में कोई फंसा लिया, पेरेंट्स से कहें दिमाग में तो नहीं चले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, दिमाग में नहीं जाता, आगे पर्दा होता है, आगे हड्डी होती है, वो दिमाग में नहीं जाता है। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ों का। इससे क्या होता है, अगर नहीं रखते हैं तो पेरेंट्स परेशानी में आ जाते हैं, बच्चा भी परेशान हो जाता है और फिर सम टाइम ऑपरेशन तक की नौयत आए। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल आपको लगता होगा कि ऐसे केसेस कम आ रहे हो?
ये वाले केसेस। हाँ, इसलिए अब मैं वजह बताती हूँ आपको क्यों। आप बताएं, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल ये स्कूल बंद इसकी वजह से। स्कूल बंद नहीं है, गैजेट्स में लग गए ना, मोबाइल में लग गए हैं बच्चे। सही बात है, बिल्कुल सही कहा और ये आपने। ऐसा मुश्किल काम है, हाँ, क्या इससे छुड़वाना एक अजाब है भाई। बहुत मुश्किल, जाहिर बात है जब बंद होता है तो बड़ी बच्चों के लिए भी नहीं आते, वो करें क्या, नहीं करेगा, लेकिन ये गैजेट की जो आदत पड़ गई, ये बहुत बुरी आदत है। मेरा ख्याल ये अवॉइड करनी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों की, एक तो ये कि आंखें भी मुतासिर होती हैं, वो कंटिन्यूस गैजेट पे लगे होते हैं, तो बच्चों को आंखों को प्रॉब्लम होता है, हेडेक होने लगता है, सर में दर्द और होने आप लगता है। देखिए कि इस तरह मांगते हैं गैजेट्स और इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई नशा है। हाँ, और ये फिर ये देखा है कि फिर बच्चे जब सुबह उठते हैं बहुत इरिटेट होते हैं, क्योंकि साउंड स्लीप नहीं होती, इनकी सही नींद नहीं होती, इनका आंखों में दर्द हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, तो बच्चे इरिटेट होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत करने लगते हैं। तो मेरा ख्याल है ये गैजेट का पेरेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं आपकी मौजूदगी का ही फ़ायदा उठाते हुए आपसे ही अपना केस डिस्कस करूं कि मेरे पास एक बच्ची आई हुई है तो वो 19 साल की, लेकिन वो इतनी पागलों की तरह ये इस्तेमाल करती है मोबाइल, रात रात भर नहीं छोड़ती, सोती वो है नहीं। अब उसको शिज़ोफ्रेनिया डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसको कानों में से आवाज़ें भी आती हैं, उसको लोग भी नज़र आते हैं। लेकिन वो मुझसे वादा करके गई थी कि मैं आज रात को 10 बजे मोबाइल सरेंडर कर दूंगी अम्मी के पास। तो मैंने रात को 12:30 बजे ऐसे ही चेक करने के लिए एक मैसेज डाला तो ठक से मेरे पास जवाब आया। तो फिर मैंने उसे याद दिलाया, लेकिन उसके बाद वो बच्ची गायब हो गई। इसका मतलब था वो नहीं आएगी मेरे पास, क्योंकि वो गैजेट नहीं छोड़ सकती। अच्छा, माँ बाप, मेरे लास्ट प्रोग्राम में डॉक्टर रमन कुमार थे तो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि माँ बाप गैजेट ज़रूर दें मगर अपना कंट्रोल उनके हाथ में ना। पेरेंट्स का कंट्रोल भी हमने देखा है कि बच्चों के पास। अब मसला है कि अब जैसे आपने कहा जैसे 19 साल की बच्ची, जाहिर बात है पेरेंट्स इसके ऊपर इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा आप गैजेट यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप है, लेकिन वो मोबाइल इतना हसीन लेके आई थी मेरे पास कि मैं ये सोच रही थी कि आया कहाँ से। ये एक तरह का एडिक्शन है, ऐसा वैसा, और ये बहुत बुरा एडिक्शन है, और इसके बहुत नुकसानात हैं, और इसके बच्चे की सेहत पे भी बहुत नुकसानात हैं। और ये रात भर मोबाइल पर लगे रहना, मैसेजेस करना, ये बहुत, इससे बच्चे की नींद नहीं होती सही तरीके से, और बच्चे को फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और सारे दूसरे प्रॉब्लम होने लगते हैं। बेहतर तो ये कि पेरेंट्स को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरे पास कि ये डिजीनेस क्यों होती है? अच्छा देखिए, डिजीनेस के बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो वर्टाइगो, जैसे मैंने कहा है कि इसमें पूरी जैसे चक्कर मरीज को आता है। डिजीनेस क्या होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है, या कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाए, उसकी वजह से भी डिजीनेस होने लगती है। ये समटाइम हमारी नींद पूरी ना हो, रात को जब उठते तो हमें डिजीनेस होने लगती है। बाज़ों को ड्रग्स उसकी वजह से होने लगती है। तो बहुत सारी रीज़न होती है डिजीनेस की। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे कॉल है, मैं कॉल कनेक्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। शायद डिस्कनेक्ट हो गई है जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये डिजीनेस को जो मैंने वजूहात बताई हैं, ये इसकी वजूहात होती हैं, जैसे कोई आपने ट्रैंकुलाइजर या कोई आपने सी अद्वियात यूज़ किए हैं, जब आप उठते हैं तो आपको डिजीनेस होने लगती है। सही। बाज़ दफ़ा ओल्ड एज में जो है न्यूरोलॉजी कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी डिजीनेस होने लगती है। सही। तो इसकी तशखीस करना ज़रूरी होता है, फिर इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ओल्ड एज की बात आई तो एजिंग हेयर लॉस, उसकी क्या वजह होती है? अच्छा देखिए, जो एजिंग, इसका ओल्ड एज डेफनेस हम कहते हैं, ये रूटीनली होता है, और अमूमन ये आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स के बाद होता है। डेफिनेटली जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो इसकी जो कान की जी डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। कान की जो नसें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? आवाज़ तो मेरे पास कनेक्ट नहीं हो रही शायद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं आप इकबाल रिजवी अर्ज कर रहा हूँ। जी इकबाल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी साहब बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हुए हैं सर, बात कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि एज अ प्रोसीजर आप सबको मना करते हैं कि कॉटन बड यूज ना किया जाए फॉर ईयर्स, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तो व्हाट इज द बेसिक रेमेडी जो हम घर में कर सकें? अच्छा देखिए, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया था इसके बारे में, देखिए हमें जो है ना नॉर्मली अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए, नॉर्मली हमें जो है ना कान की साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि नॉर्मली हमारा कान कुदरती साफ़ होता रहता है, क्योंकि अंदर जो वैक्स बनता है वो निकलता जाता है और नया वैक्स प्रोड्यूस होता जाता है। तो हमें नॉर्मली कान को सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अनलेस के कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, जैसे कोई वैक्स जमा हो गया हो या कान में कोई रेशा आ गया हो, तो उसको सफाई करने की ज़रूरत होती है। वैसे नॉर्मली हम लोग एडवाइस नहीं करता कि किसी के कान नॉर्मल है और इसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समात में कोई मसला नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अननेसेसरी कॉटन बड का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। कि बाज़ हम कॉटन बड यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मल वैक्स भी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कान में ड्राइनेस हो जाती है, पेशेंट पर उसको इचिंग होने लगती है। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने दोबारा भी एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और ये अच्छी बात है। अच्छा, एजिंग हेयर लॉस, जो एज के साथ हेयर लॉस होता है, अच्छा देखिए, हाँ, जिसको हम ओल्ड एज डेफनेस कहते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, इनके बॉडी के डिफरेंट आज़ा वो कमज़ोर होते जाते हैं, कुदरत ये एजिंग ओल्ड एज प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे जो कानों की नसें होती हैं, नर्व होती हैं, जिससे हम सुनते हैं, वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जाती है। बिल्कुल। तो नॉर्मली आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स जो हमारे कान का जो इनर एयर का पोर्शन है, उसमें जो कुछ सेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सही। तो इसकी वजह से ओल्ड एज डेफनेस होती है। इट इज़ अ नॉर्मल। अच्छा, बाज़ मरीजों को बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अमूमन मेजॉरिटी आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स उनको ये प्रॉब्लम होता है कि कोई बात करता है तो हमें समझने में दुश्वारी होती है, या कहीं हम किसी रश में बैठे हुए, किसी महफिल में बैठे हों, कोई बात कर रहा हो तो हमें बात समझ में नहीं आती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे मरीजों का ये होता है कि पहले हम इनको पहले हम इनका कान का एग्जामिन करते हैं। सही। अगर एयर ड्रम नॉर्मल होता है तो कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें इनका हेयरिंग टेस्ट होता है, हेयरिंग असेसमेंट होता है। बिल्कुल। फिर इसमें हम जिसकी रिपोर्ट में अगर इनको नर्व डेफनेस आती है तो हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। वो इनको इसका इलाज हेयरिंग एड के अलावा और कुछ नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स हमारी नियर विजन कमजोर हो जाती है, हम चश्मा पहनते हैं, है ना, जैसे। तो इसकी इसी तरह सेम लाइक दैट। लेकिन हियरिंग एड तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हियरिंग एड अब तो इतना एडवांसमेंट, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो इनविजिबल हियरिंग एड आ गए। लेकिन वो वॉइस तो सारी वो नेचुरल वाली बात तो नहीं होती ना, लेकिन सारी एक साथ ले रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि अब जो आजकल कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हियरिंग एड है, काफ़ी अच्छी कंपनी उसके आ गए हैं। तो ऑडियोलॉजिस्ट आपको सही गाइड करता है कि भाई किस कंपनी का लगाना चाहिए, और लगाने से कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ और इजी हो जाती है, आप और कंफर्टेबल हो जाते हो। हमने देखा है कि बाज़ पेशेंट जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होता है, ओल्ड एज डेफनेस होता है, जब उनको आवाज़ नहीं आती, दे बिकम डिप्रेस। जाहिर बात, तो फैमिली में बातचीत हो रही होती है, वो गुमसुम बैठे होते, खामोश बैठे होते, उनको पता नहीं सामने वाले क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है डॉक्टर साहब, कभी कभी ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही, कभी सरगोशी सुनाई दे रही। हाँ, वो ये होता है कि नर्व का प्रॉब्लम होता है, नर्व की वजह से होता है। और बाज़ ऐसे पेशेंट को कानों में सीटियाँ भी बजने लगती हैं, साएँ साएँ आवाज़ें भी आती हैं। तो इनको बेस्ट जो इनका है वो ये हेयरिंग एड ही है, और इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आजकल बहुत लेटेस्ट किस्म के निकल गए हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज के भी हैं, तो किसी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके आप हेयरिंग एड लगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, ताकि हमारे जो 50+ 60+ के जो लोग हैं वो अगर इस चीज़ का शिकार हैं तो वो बहुत इसीलिए, बल्कि उनके काम में भी बेहतरी आ सकती है। काम में उनकी जो है ना, जो इनको डिप्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो एक्टिविटी पार्ट करके कम्युनिटी में एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लॉन्ग टर्म जो है फ्लाइट्स करना होता है, तो उसमें एक सिकनेस होती है, कान में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मुस्तकिल, तो वो क्या होता है? असल में ये उन लोगों ये प्रॉब्लम होते हैं जिनको एलर्जी प्रॉब्लम होता है, नेजल एलर्जी होती है। तो जब वो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, जहाँ जब असेंड करता है, तो इनकी जो एस्टेशन ट्यूब होती है, जो हमारे कान के अंदर के जो वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैलेंस रखता है। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सोजिश की वजह से वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, इनके कान बंद हो जाते हैं, इनको पेन, हेडेक होना कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को एडवाइस ये होती है कि भाई वो जो जाने से पहले एंटी एलर्जिक ले लिया करें। कोई नेजल स्प्रे आते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट, वो नाक में स्प्रे कर लें।
और जब उनको टेक ऑफ में ड्यूरिंग प्रॉब्लम हो तो वो च्यू करना, सॉलो करना शुरू करें ताकि ट्यूब बंद खुलो तो इनका जो ये प्रॉब्लम है वो ना हो। अच्छा, लेकिन ये होता है अमूमन, को ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जाने से पहले अगर आप ये जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, अभी तो अल्लाह ताला ने बैंड लगा दिया, बैंड लगा दिया, उससे सुकून हो गया थोड़ा। डॉक्टर साहब, इस बैंड की वजह से आप लोगों के पेशेंट पे कितना इफेक्ट पड़ा? देखिए नहीं, पेशेंट तो या ऑनलाइन पे चले गए आप भी? नहीं, ऑनलाइन पे नहीं, पेशेंट्स हमारे पास अब हमारे पास क्या होता है, अब जाहिर बात है पेशेंट हम ऑनलाइन इसलिए नहीं कर सकते इन, ठीक है, कि हमें एयर एग्जामिन करना होता है, हमें नोज एग्जामिन करना, थ्रोट एग्जामिन करना होता है, तो हमें पेशेंट देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अभी जब से कोरोना की वजह से तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आने लगे ना, सोर थ्रोट के, गले में खराश के, खांसी के, सेंस ऑफ जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल के पेशेंट, अब मैंने ऐसे काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं जब से कोरोना हुआ है कि पोस्ट कोविड के बाद इनकी स्मेल कम हो गई है। बिल्कुल, तो हमें मतलब वर्चुअली पेशेंट देखना हमें ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम अपने अख्तामी मराहिल में है, तकरीबन हमारे पास अब बहुत कम टाइम है, और उसमें मैं चाहूँगी कि आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 99231963 पर, या फिर मैसेज कर सकते हैं 4471 पर। लेकिन यहाँ मैं डॉक्टर साहब पॉलिप्स पे थोड़ी सी बात करूँगी कि ये वो प्रॉब्लम है जो जनरली चल रहा है और राउंड द ईयर आपको उसके पेशेंट भी मिलते हैं, तो थोड़ा सा हमें पॉलिप्स के मुतालिक दोबारा बताइए ताकि जिन्होंने हमें स्विच किया है FM 101 को तो वो भी सुन लें। देखिए, पॉलिप्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारे नेजल म्यूकोसा, नाक के अंदर जो लेयर होती है वो एलर्जी की वजह से वो सूज जाती है, इस पे वरम आ जाता है, जिसकी वजह से वो पॉलीपॉइडल टिश्यू बन जाते हैं। जैसे आपने अंगूर के गुच्छे देखे, इस तरह के पॉलिप्स नाक में हो जाते हैं, और ये अमूमन दोनों नाक में होते हैं, कभी एक नाक में कभी दोनों, अमूमन मेजॉरिटी दोनों नाक में होते हैं, और ये एलर्जी की वजह से होते हैं। सही। और ये पॉलिप्स की दो वजह होती है, एक तो एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी होती है, या कोई फंगल इन्फेक्शन, साइनस, इसकी वजह से भी नेजल पॉलिप्स होते हैं। सही। तो इसका हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद इसको मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ स्प्रे देते हैं, तो उन पेशेंट से वो अगर फर्स्ट टाइम होते हैं तो वो रिग्रेस हो जाते हैं। अगर पेशेंट को रिकरेंट प्रॉब्लम हो और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, स्मेल इसकी ख़त्म हो रही हो, हेडेक रह रहा हो, तो फिर कुछ हम इन्वेस्टिगेशन करवा के इसको फिर हम एडवाइस करते हैं कि सर्जरी इसको रिमूव किया जाए। सही, ठीक है। अच्छा, और आजकल एक और बात मैं आजकल सॉरी आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कि आजकल जैसा वेदर है इसके हिसाब से हमारे पास फंगल इन्फेक्शन ईयर के बहुत आ रहे हैं। अच्छा। फंगल इन्फेक्शन ये होता है कि कान का एक अंदरूनी में इन्फेक्शन होता है, जिसमें पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होता है, ये इरिटेशन होती है, ये कान बंद हो जाता है। सही। तो इसका हम मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, ख़ासतौर पर इस सीज़न में ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ भी होती है वहाँ पर ये ईयर का फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है कि हम कुछ ड्रॉप्स लिख के देते हैं पेशेंट को। सही। और हम पेशेंट से कहते हैं कि आप पानी के अवॉइड करें, कान में पानी बिल्कुल ना जाए, और तो इससे ये ख़त्म हो जाता है। और इस सीज़न में आजकल काफ़ी हम लोग ये जो है फंगल, अच्छा, जिसको हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं, एयर फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा इसमें क्या और कोई इसकी क्या अलार्म ऐसी होती हैं जिनसे आइडेंटिफिकेशन हो पेशेंट को कि मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है, फंगल ही है? अच्छा, देखिए उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि पेशेंट हमें खुद बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं कान साफ के अंदर से काला काला निकला, ये सुरमे टाइप की चीज़ निकली, काली काली। तो फंगस जो है हमेशा ब्लैक टाइप का होता है, समटाइम्स फंगस पस भी होता है, लेकिन पेशेंट में खुद ही बता दे, डॉक्टर साहब मैंने कान साफ किया तो अंदर से ब्लैक सी कोई चीज़ निकली। ये टिपिकल निशानी होती है कि फंगल इन्फेक्शन की होती है, और ये ट्रीटेबल है, 100% क्योर हो जाता है। अच्छा। इसे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी अच्छे मुस्तनद ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के कान की सफाई, इसमें सफाई, एयरिंग, सक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है। कान को पहले हम साफ़ करते हैं, कुछ ड्रॉप्स लोकली देते हैं, और कुछ पेन किलर देते हैं, तो ये सही हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें पानी की एहतियात बहुत करनी होती है, कम से कम 4 वीक्स तक के कान में पानी ना जाए। तो नहाने के दौरान क्या करें? कॉटन रखें? हाँ, कॉटन कर दें, थोड़ा बहुत पानी जाए, कोई मसला नहीं है। आप पहले तेल वाले जैसे सरसों के तेल में कॉटन डुबो के कान में रख के ऊपर ड्राई कॉटन रख दें। अच्छा। तो इससे पानी कम से कम जाता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि जिनके कान बहते हैं वो इतनी डीप जाके कॉटन रखते हैं कि फिर अक्सर वो कॉटन फंस जाती है। अमूमन पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कान बंद हो गया है, कान में आवाज़ नहीं आ रही, जब उनके कान देखते हैं तो डीप इनसाइड जो है कॉटन फंसी हुई होती है, तो वो जाके अंदर फिर इन्फेक्शन कर देती है।
तो मेरा ख्याल इतना डीप कॉटन नहीं डालना चाहिए, बस सुपरफिशियल ऊपर आप कॉटन हल्की सी रख दें तो उससे आप थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। ज़ाहिर बात 100% तो आप पानी अवॉइड नहीं कर सकते, सही। लेकिन ज़ाहिर बात जब आप शावर लेते हैं पानी साफ़ ही होता है, तो आप इसको बतौर आप कॉटन रख दें, जितनी बचत हो बाकी आप कॉटन बड से कान को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा तो सारी बातें, मैं हमेशा ये जुमला कहती हूँ कि आपकी जो है हमारे लिए एक बेहतरीन मैसेज रही, और हर बात में वो एक आपने जो है मैसेज के तौर पे ये बयान किया है इसको कि इस तरह करें, इस तरह। लेकिन फिर भी जनरली हमारे FM 101 के लिसनर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें और तो आप ज़रूर बताएं। अच्छा देखिए, मेरा ये कि जैसे आजकल कोविड का जैसे पेंडेमिक चली हुई है, तो मेरा ये कि देखिए हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम जितने SOPs को फॉलो करेंगे वो हमारे हक में बेहतर है। सही। ठीक है, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सही। और गैदरिंग में अवॉइड करना। सही। और दूसरी बात ये कि अपनी डाइट का प्लीज़ अच्छी डाइट रखें, अच्छी डाइट खाएं, हेल्दी डाइट लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो आप कोई भी डिजीज से फाइट कर सकेंगे। सही। ठीक है ना? सही। तो डाइट है, एक्सरसाइज है, और लिक्विड इंटेक आप ज़्यादा करें, हाइड्रेटेड रहें, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन आपको ना हो, कि आजकल वैसे ही मौसम बहुत गर्म है, तो हमें लिक्विड इंटेक का बहुत एहतियात करनी चाहिए, और अपनी जो है अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए इस सीज़न में, ताकि हम और किसी बीमारी से माने ताकि हम और बीमारी से महफूज रह सकें। और वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए आजकल, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और इस पे मेरा ख्याल है कोई इसमें वो शक नहीं होना चाहिए। जैसे अमूमन पेशेंट मेरे पास आते हैं बड़ी उम्र के, डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन करवा लें, तो मैं कहता हूँ आप प्लीज़ ज़रूर करवाएं, ठीक है, जब गवर्नमेंट इतना इसके ऊपर कर रही है, इतना वर्कआउट कर रही है, ये आप ही की सहूलत के लिए हैं ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट इतना एफर्ट कर रही है, पूरे मशीनरी, तो मेरा ख्याल हमें भी जो है आगे बढ़ के इनका साथ देना चाहिए, और SOPs को प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये जो भी जितनी भी चीजें की जा रही हैं सब हमारी भलाई के लिए, और इसमें हमारा ही फायदा है, हमारा ही में बचत है, इसमें हमारी जो है सेहत है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं फ़ायदा उठा लूँ इससे भी कि आपने कहा अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए, आप तो खैर बात करें जर्नली, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब कान के इन्फेक्शन होते हैं या कान के कोई प्रॉब्लम होते हैं तो इसके लिए कोई ख़ास डाइट आप सजेस्ट करेंगे? नहीं देखिए, उसके लिए कोई ख़ास डाइट नहीं है कि सॉफ्ट डाइट लें, नहीं, कुछ भी अगर कान का कोई इन्फेक्शन है, ये कान में पीप आ रहा है, तो उसकी आप ओरल क्लीनिंग करें, इसको आप कान को साफ रखें बस। अच्छा, बाज़ लोग मैंने देखा है कि वो कान को बोलते हैं नहीं जी कान को साफ नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके कान में पस आ रही है, डिस्चार्ज है, ये प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप इसको कान को क्लीन रखें। जाहिर बात है कि एक जगह कहीं पस पड़ी, जब तक आप इसको साफ नहीं करेंगे तो वो जगह क्लीन नहीं होगी, तो वो सही ट्रीट नहीं होगी। सही। बाज़ मरीज होते हैं वो डर के मारे बाहर से कान साफ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर तक कान साफ कर सकते हैं, कि हमारे कान का और पर्दे के दरमियान तक में 1 इंच का फासला होता है। सही। आप सेफली अंदर तक डीप क्लीनिंग करें, जितने आप कान को साफ रखेंगे, पानी से बचाएंगे, तो आपका कान में इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, और आपको जब एयर ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे तो भी इफेक्टिव होंगे। सही, बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी मैसेजेस हैं हर बात में, और सारी चीज़ें ये आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, और हम और आप मिलकर एक बेहतरीन माशरा तश्कील दे सकते हैं जब हम अपनी डाइट, अपना रहना सहना हेल्दी रखें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सफाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या चाहे अतराफ़ की हाइजीन हो। कोशिश करें जो गंद हम अपने घर से साफ करके बाहर फेंकते हैं उसे बाहर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालें, ताकि आपका मुल्क भी साफ रहे, आपका शहर साफ रहे, आपकी गलियां साफ रहें। सही बात है कि हमारा एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी माहौल होगा, लोग भी हेल्दी होंगे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और इस सब के साथ ही प्रोग्राम का यहाँ वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, लेकिन आपने इतना सारा टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, और यकीनन हमारे लिसनर्स ने इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और हम भी बेशक लर्नर्स में से ही हैं और आपकी बातों से बहुत सबक हासिल करेंगे। इससे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अपना और अपने गिरदोतराफ का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर किसी एक पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ मौजूद होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। स्वीट होम शो से डॉक्टर सायरा बानो आपसे इजाज़त चाहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।